हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं जेनेटिक्स का एक मोस्ट वांटेड टॉपिक पेडिग्री एनालिसिस। बात करेंगे पेडिग्री एनालिसिस की। बहुत सिंपल टॉपिक है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बस थोड़े से कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके ऊपर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी सब सेट है। देखो पेडिग्री क्या होती है। पेडिग्री का सिंपल मतलब होता है कि एक फैमिली की हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, इसको पेडिग्री कहते हैं। अगर हम जेनेटिक्स के सेंस में फैमिली की हिस्ट्री की बात करें तो जेनेटिक्स के सेंस में फैमिली हिस्ट्री का मतलब हो गया कि इनहेरिटेंस ऑफ ए जीन इन ए फैमिली। एक फैमिली के अंदर जीन का इनहेरिटेंस कैसे हो रहा है उसे हम कहते हैं फैमिली हिस्ट्री। या जब हम एक जीन का इनहेरिटेंस पढ़ते हैं एक फैमिली के अंदर तो उस पैटर्न को हम ग्राफ के फॉर्म में, डायग्रामेटिक फॉर्म में पढ़ते हैं, उसे कहते हैं पेडिग्री एनालिसिस। तो पेडिग्री एनालिसिस क्या है? पेडिग्री एनालिसिस एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी जीन के इनहेरिटेंस का एक फैमिली के अंदर। तो अब इसमें कुछ चीजें हमको पहले से पता होनी चाहिए, कुछ सिंबल्स हैं जिनका मतलब हमको पता होना चाहिए। उसके बाद में बहुत ज्यादा सिंपल ये मेथड रहेगा। तो चलिए हम बात करते हैं पेडिग्री एनालिसिस के बारे में। लिखिए आप, ए पेडिग्री इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन of a family history showing the inheritance of a gene in the family, showing the inheritance of the gene in a family। एक फैमिली के अंदर जीन का इनहेरिटेंस है वो शो करती है। अब ये जो पेडिग्री एनालिसिस है हम क्यों यूज करते हैं? देखो स्पेशली क्या होता है कि ह्यूमंस में आप डिजायर्ड क्रॉस नहीं करा सकते। जैसे हमने प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर क्रॉसेस कराए कि टॉल प्लांट का क्रॉस टॉल से करा दिया, हमारा मन हुआ तो टॉल का क्रॉस ड्वार्फ से करा दिया, हमारा मन हुआ तो ड्वार्फ का ड्वार्फ से करा दिया, है ना। मतलब हम प्लांट्स में अपने मन मर्जी से क्रॉस करा सकते हैं। हम एक पेरेंट का क्रॉस उसकी प्रोजेनी से करा सकते हैं। हम रियल सिबलिंग्स का क्रॉस करा सकते हैं प्लांट्स में। लेकिन ये सारी चीजें ह्यूमंस के अंदर पॉसिबल नहीं है। इसके साथ साथ ये सारी चीजें एथिकली अलाउड भी नहीं है। पेरेंट्स का क्रॉस प्रोजेनी से, सिबलिंग्स का क्रॉस ये प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं है और ये एथिकली अलाउड भी नहीं है। तो फैमिली के अंदर अब आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई सारे लोग जितने भी हैं उन सब के कैरेक्टर स्टडी करने पड़ेंगे। आपको यह देखना पड़ेगा कि कोई कैरेक्टर, कोई डिजीज, कोई जीन कहां कहां कैसे कैसे जा रहा है। फादर के पास है कि नहीं है, फादर के पास है तो उसके कितने बच्चों के पास है, मदर के पास है तो उसके कितने बच्चों के पास गया। तो ऐसे करके आपको क्या करना पड़ेगा, एक जो है वो चार्ट बनाना पड़ेगा उस फैमिली का। देखना पड़ेगा कहां कहां ये कैरेक्टर जा रहा है, कहां कहां से आ रहा है। उसके बेसिस पे एक अंदाजा लगाते हैं कि ये डिजीज किस टाइप की हो सकती है। तो ह्यूमंस के अंदर स्पेशली डिजायर्ड क्रॉस अलाउड नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहां पे अंदाजे से काम चलाना पड़ेगा। तो आप एक लाइन और लिखिए, स्पेसिफिकली पेडिग्री एनालिसिस इज यूज्ड फॉर ह्यूमंस बिकॉज वी कैन नॉट कैरी आउट द डिजायर्ड क्रॉस, बिकॉज वी कैन नॉट कैरी आउट द डिजायर्ड क्रॉस। इसलिए हम ह्यूमंस के अंदर पेडिग्री एनालिसिस करते हैं। एक और यहां पर शब्द है, इस्तेमाल करना है हमको, प्रोबैंड। देखो प्रोबैंड क्या होता है? ऐसा इंसान जिसके अंदर सबसे पहले डिजीज का पता लगा उसे कहते हैं प्रोबैंड। जैसे सपोज करो कि एक फैमिली, आपकी फैमिली है, भगवान ना करे कोई डिजीज हो, आपकी फैमिली है और आपकी फैमिली दादाजी, दादाजी के भाई, आपके रियल कजिन्स, आपके जो है वो ताऊ जी, चाचा जी, बुआ जी, सब लोग, मतलब एक अच्छा खासा 100-150 लोगों की फैमिली है।
100-150 लोगों की फैमिली है, उसमें से किसी एक इंसान में पता चल गया कि इसको देखो डिजीज है, उसी को कहते हैं प्रोबैंड। उसके बाद में अगर और पता चलता है तो प्रोबैंड 1, प्रोबैंड 2, प्रोबैंड 3, ऐसे अपन नाम देखते चले जाएंगे। तो प्रोबैंड का मतलब क्या होता है? अफेक्टेड पर्सन, जिसका सबसे पहले पता चलता है कि हाँ इस फैमिली में इस इंसान को डिजीज है। वो दादाजी हो सकते हैं, वो हमारे पापा की जनरेशन पे हो सकते हैं, वो हमारी जनरेशन पे हो सकते हैं, या किसी और जनरेशन नेक्स्ट पे हो सकते हैं। प्रोबैंड का सिंपल सा मतलब है कि वो बीमार आदमी जिसका पता चल गया है कि भाई इसको डिजीज है, तो उसे हम प्रोबैंड कहते हैं। अब एक पेडिग्री के लिए हमें कुछ सिंबल्स की आवश्यकता पड़ेगी, तो हम एक काम करते हैं कि एक सिंपल सी पेडिग्री बनाते हैं, उसमें क्या क्या हमको इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखनी है वो बात करते हैं। जैसे किसी भी फैमिली की शुरुआत में हमें 2 पर्सन लेने होते हैं। अगर स्क्वायर है तो इसका मतलब होता है मेल, अगर सर्कल है तो इसका मतलब होता है फीमेल। तो स्क्वायर का मतलब मेल, सर्कल का मतलब फीमेल। इन दोनों में अगर मैटिंग होती है, शादी होती है, तो इनको ऐसे कनेक्ट कर देते हैं लाइन से। तो ये जो लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है इन दोनों के बीच में मैटिंग को। ये लाइन मैटिंग को रिप्रेजेंट करेगी। अब इनसे जितने भी बच्चे होंगे, 1, 2, 3, 4 जितने भी होंगे, इन सबको हम यहां पर ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। जैसे मान लो 4 बच्चे हुए, 4 में से पहला जो है वो गर्ल है, दूसरा गर्ल है, तीसरा बॉय है, चौथा जो है वो प्रोजेनी गर्ल है। तो इनसे जितने बच्चे पैदा हुए उनको हमने ऐसे लिख दिया। नाउ मान लो किसी को डिजीज है, अगर किसी को डिजीज है तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। देखो इसको पूरा डार्क करना है, एकदम से ब्लैक कर देना है। अब क्योंकि मेरे पास में इतना टाइम भी नहीं है और मैं ये कर भी नहीं पाऊंगा, तो आप समझ जाओ कि इसको अगर ऐसे रिप्रेजेंट किया है तो इसको डिजीज है। अगर इसमें भी डिजीज है तो इसको भी इस तरीके से अपन रिप्रेजेंट कर देंगे। समझ में आया? जिनको डिजीज होती है उनको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब जहां से पेडिग्री शुरू करी है उस पेडिग्री के कनेक्टेड पर्सन है वो सारे के सारे इसी। ये एक फैमिली है। अब इस फैमिली में ये जो फर्स्ट चाइल्ड है, ये फर्स्ट चाइल्ड फीमेल है, तो इसकी जब शादी होगी तो किसी मेल से होगी। देखो ये जो मेल मैंने अभी बनाया है, इस मेल का इस फैमिली से कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। ये मेल इस फैमिली का हिस्सा नहीं है क्योंकि ये फैमिली इन दोनों से स्टार्ट हो रही है। तो ऐसे पर्सन को कहते हैं आउटसाइडर। ये आउटसाइडर माना जाता है। अब इन दोनों की शादी हुई, तो इन दोनों की शादी से मान लीजिए कि 2 बच्चे पैदा हुए। एक हो गया बॉय, एक हो गई गर्ल। एक बच्चा इन्होंने अडॉप्ट कर लिया, तो जो बच्चा अडॉप्टेड होता है उसे हम इस तरीके से डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं। तो ये है अडॉप्टेड। फिर आगे समझिए, जैसे ये फीमेल है, इसकी शादी किसी मेल से होती है और इनकी शादी से जो यहाँ पर बच्चे पैदा हो रहे हैं, मान लीजिए कि यहाँ से मोनोजाइगोटिक ट्विंस पैदा हुए। अगर मोनोजाइगोटिक ट्विंस है तो इन मोनोजाइगोटिक ट्विंस में क्या क्या खास बातें रहेंगी? नंबर 1, मोनोजाइगोटिक ट्विंस होंगे तो सेक्स दोनों का सेम होगा, तो या तो दोनों फीमेल होंगी या दोनों मेल होंगे। दूसरा, मोनोजाइगोटिक ट्विंस हो तो इनको हम ऐसे एक क्रॉस करके, मतलब ऐसे एक जो रेक्टेंगल है, सॉरी ट्रायंगल है, ऐसे करके और इनके बीच को ऐसे जोड़ देते हैं। इन्हें कहते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस। मोनोजाइगोटिक ट्विंस। अच्छा, मान लीजिए कि डाइजाइगोटिक ट्विंस बताने हो, तो अगर डाइजाइगोटिक ट्विंस बताने हो तो हो सकता है कि एक बच्चा मेल हो एक फीमेल हो, क्योंकि डाइजाइगोटिक में दोनों अलग अलग होते हैं। तो ये डाइजाइगोटिक कंडीशन होती है जहां एक मेल है एक फीमेल है। डाइजाइगोटिक ट्विंस है ये। एक चीज तो ये हो गई। अब एक और चीज समझते हैं। जैसे ये एक मेल है, इसकी शादी किसी फीमेल से हुई,
तो ये फीमेल भी आउटसाइडर है, ये भी आउटसाइडर है, और इनकी शादी से मान लीजिए कि एक बॉय प्रोड्यूस होता है। अब देखिए, ये मेल और ये फीमेल दोनों एक दूसरे के भाई बहन है। ये जो फीमेल है इसकी बेटी अपने भाई के बेटे, यानी ये मामा और बुआ जी वाला कंडीशन हो गया। अगर रिलेटिव्स में शादी होती है तो उसे 2 लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये 2 लाइन से रिप्रेजेंट है, इसका मतलब ये दोनों के दोनों जो है वो ब्लड रिलेशन के अंदर है, तो इनको 2 लाइन से रिप्रेजेंट अपन कर सकते हैं। नाउ अगर कोई ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसका सेक्स जो है वो, जिसका सेक्स पता नहीं है या जो ट्रांसजेंडर है, तो हम उसे इस तरीके के साइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर जैसे किसी की डेथ हो जाए तो डेथ को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि इस पर्सन की डेथ हो चुकी है। तो ये हुआ हमारे पास में एक पेडिग्री के अंदर ऑलमोस्ट काम आने वाले सारे के सारे जो हैं वो सिंबल्स और इनके कुछ मीनिंग। नाउ लास्ट एक और चीज बची है, वो क्या? हमको क्या करना होता है, इस पेडिग्री में सबसे ऊपर जो लोग हैं उन्हें जनरेशन 1 बोलना होता है। ये जनरेशन 1 है। इनके नीचे जितने भी हैं वो सारे जनरेशन 2 हैं। इनके नीचे जितने भी हैं वो सारे जनरेशन 3 हैं। इनके नीचे जो है वो जनरेशन 4 है। हम ऐसा इसलिए करते हैं कि पेडिग्री पढ़ते टाइम हमको थोड़ा इजी रहता है। पहले तो क्या किया, सबसे ऊपर वालों को जनरेशन 1, फिर जनरेशन 2, फिर जनरेशन 3, फिर जनरेशन 4 बोल दिया। नाउ लेफ्ट टू राइट आप इनको नंबरिंग करना है, जैसे ये 1 ये 2 हो गया। उसके बाद में दूसरी जनरेशन में फिर से स्टार्टिंग से नंबरिंग करनी है, 1 2 3 4 5 6 7। देखो आउटसाइडर है तो नंबरिंग में तो उनको भी लेना है, आउटसाइडर है तो उनको भी नंबरिंग में लेना है। ये थर्ड जनरेशन में फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद में फोर्थ जनरेशन में एक ही है तो ये 1। नंबरिंग में आउटसाइडर को भी लेना है और इसके अलावा नंबरिंग ऊपर से नीचे की तरफ करनी है, जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3, जनरेशन 4। अब मान लो आपको इस पर्सन की बात करनी हो तो आप इजीली क्या बोलोगे, जनरेशन 2 इंडिविजुअल 5, जनरेशन 3 इंडिविजुअल 7, जनरेशन 3 इंडिविजुअल 3। आप कह दोगे कि थर्ड जनरेशन का थर्ड इंडिविजुअल अडॉप्टेड है तो कोई समझ जाएगा कि आप किस पर्सन की बात कर रहे हो। तो पेडिग्री के अंदर क्या करते हैं, जनरेशंस के नाम लिख के लेफ्ट टू राइट सबको नंबरिंग 1 2 3 1 2 3 1 2 3 से कर देते हैं अपन। ये हो गई हमारे पास में एक सिंपल सी पेडिग्री। अब हम पेडिग्री के अंदर जो डिजीज स्टडी कर रहे हैं उनको देखते हैं, कितने टाइप की डिजीज होती है, कैसे उनको हमको यूज करना है, किस तरीके से स्टडी करनी है, सारी बातें करेंगे। सबसे पहले जो जेनेटिक कैरेक्टर्स या जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं उनको हम कुछ कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। जेनेटिक कैरेक्टर्स या डिसऑर्डर्स, ये सबसे पहले 2 कैटेगरी के या 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं ऑटोजोमल, एक होते हैं एक्स लिंक्ड या सेक्स लिंक्ड बोल देते हैं एक बार इनको, सेक्स लिंक्ड। देखो ऑटोजोमल वो होते हैं जो ऑटोजोम्स पे प्रेजेंट होते हैं, जिनके जीन्स, ये 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं ऑटोजोमल डोमिनेंट और एक होते हैं ऑटोजोमल रिसेसिव। दूसरा जो सेक्स लिंक्ड है, इनको हम 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करें। एक तो वाई लिंक्ड, वाई लिंक्ड कोई डिसऑर्डर नहीं होता, वाई लिंक्ड कैरेक्टर्स होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं ओनली इन मेल, सिर्फ मेल के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो अगर फादर के पास में वाई लिंक्ड कैरेक्टर होगा तो वो सारे के सारे सन में जाएगा, जितने भी सन्स होंगे उनके भी जितने सन्स होंगे उस फैमिली के
हर एक मेल के पास होगा अगर टॉप मोस्ट मेल के पास है तो। एक्स लिंक्ड की बात करें दूसरी, एक्स लिंक्ड को दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दो। पहला एक्स लिंक्ड डोमिनेंट और दूसरा एक्स लिंक्ड रिसेसिव। ये हो गया हमारे पास में दो तरीके के एक्स लिंक्ड करेक्टर्स या एक्स लिंक्ड डिजीजेस या डिसऑर्डर्स। तो हमको मेनली जो जेनेटिक करेक्टर्स या जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं उनमें क्या क्या पढ़ना है। एक पढ़ना है ऑटोजोमल डोमिनेंट, ऑटोजोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, वाई लिंक्ड। वाई लिंक्ड का कोई बहुत ज्यादा स्पेसिफिक केस है नहीं क्योंकि वाई लिंक्ड जो है वो अलग से ही है। और अब ऑटोजोमल एक्स लिंक्ड के बारे में हम थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं तो हमको भी समझ में आएगा कि यहां हमें करना क्या है आखिर। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपन सिंपल से। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑटोजोमल डोमिनेंट के बारे में। एक एक पॉइंट आपको यहां पर ऐसा मिलेगा जो कुछ यूनिक होगा और उस यूनिक पॉइंट के बेसिस पे आपको पेडिग्री सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल हम पहले पढ़ेंगे ऑटोजोमल डोमिनेंट। ऑटोजोमल डोमिनेंट में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐसे डिजीज जिनके जीन्स ऑटोजोम्स के ऊपर होते हैं तो उन्हें हम ऑटोजोमल कहते हैं। सो दे आर प्रेजेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल इक्वली। मेल के अंदर भी कैपिटल ए हो सकता है, फीमेल में भी कैपिटल ए हो सकता है। तो मेल और फीमेल दोनों का जीनोटाइप कैपिटल ए हो सकता है, दोनों का कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकता है, दोनों का स्मॉल ए हो सकता है। तो जो जीनोटाइप की मेल है वही जीनोटाइप की फीमेल भी हो सकती है, इसलिए दोनों के अंदर ये जो है वो इक्वली प्रेजेंट होते हैं। एक बात। पॉइंट नंबर 2, आपको सिंपल मोनोहाइब्रिड क्रॉस है वो ध्यान रखने हैं। जैसे यहां पर डोमिनेंट कंडीशन है, इसलिए अगर दो एलील्स में से एक एलील में भी म्यूटेशन है तो वो इनफ है। अगर दो में से एक में भी म्यूटेशन हो गया तो उससे डिजीज हो जाएगी पक्का। नाउ हमारे पास में ऑटोजोमल डोमिनेंट है तो मान लीजिए ए जीन है। अब इस ए जीन के दो एलील्स हैं, एक है कैपिटल ए, एक है स्मॉल ए। नाउ क्योंकि डोमिनेंट डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं तो जो कैपिटल ए है उसकी वजह से डिजीज होती है और जो रिसेसिव ए है, स्मॉल ए है, वो होता है नॉर्मल। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मैं एक क्रॉस कराऊं कैपिटल ए स्मॉल ए का, तो मुझे यहां पर मेंडल के अकॉर्डिंग 4 प्रोजेनी मिलेंगे और इन चारों प्रोजेनी में हमारे पास 3 के पास कैपिटल ए है, इसके पास तो दोनों ही कैपिटल है, इसके पास एक कैपिटल है, इसके पास एक कैपिटल है। और हम पढ़ रहे हैं डोमिनेंट डिजीज, तो यहां पर डिजीज होने के चांस 3 को है और एक है वो नॉर्मल होगा। और नॉर्मल कौन होगा? ये होगा नॉर्मल और ये 3 के 3 हैं वो होंगे डिजीज्ड। आई बात समझ में? एक और बात ध्यान रखनी है देखिए यहां पर ये जो कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए है, इन दोनों का जीनोटाइप सेम है, ये दोनों के दोनों सेम जीनोटाइप वाले हैं। इन दोनों का फिनोटाइप भी सेम है, इसको भी डिजीज होगी, इसको भी डिजीज होगी। जीनोटाइप भी सेम है, फिनोटाइप भी सेम है। लेकिन अब हम पेडिग्री पढ़ रहे हैं।
पेडिग्री के अंदर जीन का ओरिजिन कौन से पेरेंट से है ये बहुत मैटर करता है। पेडिग्री के अंदर हमें ये बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि वो डिजीज्ड एलील मदर से आ रहा है या फादर से आ रहा है। अगर वो डिजीज्ड एलील फादर से आ रहा है तो दादाजी वाली फैमिली चेक करनी है, अगर वो डिजीज्ड एलील मदर से आ रहा है तो नाना जी वाली फैमिली चेक करनी है। इसलिए आपको यहां पर ये कैपिटल ए स्मॉल ए और ये कैपिटल ए स्मॉल ए सेम दिख रहे हैं, बट ये सेम नहीं है, क्योंकि इनमें से एक के पास कैपिटल ए मदर से आ रहा है, एक के पास कैपिटल ए फादर से आ रहा है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जीन का ओरिजिन कहां से है। हम नहीं कहते थे कि कैपिटल अगर ए जीन है तो इसके 3 जीनोटाइप पॉसिबल है, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, ये 3 जीनोटाइप पॉसिबल है ना। लेकिन अब हम पेडिग्री पढ़ रहे हैं तो हम कहेंगे 4 जीनोटाइप होते हैं। 4 जीनोटाइप कैसे? कैपिटल ए फादर से भी कैपिटल ए आया, मदर से भी कैपिटल ए आया, फादर से कैपिटल ए आया, मदर से स्मॉल आया, फादर से स्मॉल ए आया, मदर से कैपिटल ए आया, और फादर और मदर दोनों से स्मॉल ए आया। आई बात समझ में? तो यहां पर ये भी कैपिटल ए स्मॉल ए है, ये भी कैपिटल ए स्मॉल ए है, लेकिन ये दोनों कैपिटल ए स्मॉल ए में कैपिटल ए कहां से आ रहा है वो मैटर करता है, इसलिए हमें इन दोनों को अलग से कंसीडर करना है। अब क्योंकि ये डोमिनेंट का एग्जाम्पल है तो इन 3 को हो जाएगी डिजीज, ये तो डिजीज हो गई, और ये हो गया हमारे पास में नॉर्मल। तो ऑटोजोमल डोमिनेंट के अंदर डिजीज कैसे होगी, नॉर्मल कैसे होगा, समझ में आया? कैपिटल ए है तो डिजीज, कैपिटल ए स्मॉल ए है तो भी डिजीज, कैपिटल ए स्मॉल ए है तो भी डिजीज, स्मॉल ए है तो नॉर्मल। ये तो बात हो गई छोटी मोटी। अब थोड़ी और टेक्निकल बातें करते हैं। देखो, ये है पेरेंट 1, ये है पेरेंट 2, दोनों के पास में 2-2 एलील है। एक जीन के 2 एलील होते हैं ना, डिप्लॉइड होते हैं ह्यूमंस, और दोनों के दोनों में से आधे एलील फादर के आते हैं, आधे मदर के आते हैं, ये भी पता है अपने को। नाउ अगर मैं ये कहूं कि एक बच्चा है और वो बच्चा कैपिटल ए स्मॉल ए है, डिजीज्ड है, ये कोई प्रोजेनी है, मान लीजिए कि ये प्रोजेनी है, यहां ये मैटर नहीं करेगा कि ये मेल है या फीमेल है, क्योंकि दोनों को ये जीनोटाइप मिल सकता है। अगर प्रोजेनी को डिजीज है तो इसका अर्थ क्या हुआ? प्रोजेनी के पास में एलील्स आते कहां से हैं? पेरेंट से ही तो आते हैं। इसका मतलब अगर प्रोजेनी को डिजीज है तो उसके पास कम से कम एक कैपिटल ए तो है, हो सकता है दूसरा भी कैपिटल ए हो, लेकिन डिजीज है इसको तो कम से कम एक कैपिटल ए तो होगा। तो ये कैपिटल ए या तो इसके फादर से आएगा या मदर से आएगा। फादर और मदर दोनों के पास में 2-2 एलील है, तो हमने 2-2 एलील की जगह छोड़ दी। अगर बच्चे के पास में कैपिटल ए है तो या तो ये कैपिटल ए फादर से आया होगा, तो उस पेडिग्री के अंदर फादर को डिजीज होगी, या हो सकता है ये कैपिटल ए मदर से आया होगा, तो उस पेडिग्री के अंदर मदर को डिजीज होगी। तो दोनों में से किसी एक को तो डिजीज होनी ही होनी चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि यदि इस बच्चे के पास दोनों कैपिटल ए है तो एक कैपिटल ए फादर से आता है, एक कैपिटल ए मदर से आता है, तो दोनों को डिजीज होनी चाहिए। लेकिन हमें यहां पर एक कंक्लूजन मिल गया। क्या कंक्लूजन मिल गया? हमें यहां कंक्लूजन मिला, इफ प्रोजेनी इज डिजीज्ड, अगर प्रोजेनी डिजीज्ड है तो वन ऑफ इट्स पेरेंट मस्ट बी डिजीज्ड। अगर प्रोजेनी को डिजीज है तो इसके एक पेरेंट को तो पक्का डिजीज होगी। ये गोल्डन लाइन हो गई, गोल्डन पॉइंट हो गया अपना, कि ये तो अपने को ध्यान रखना ही रखना है। नाउ मान लो कि मैं कहता हूं कि एक पेरेंट ऐसा है, आपके सामने है, ये मेल है, ये फीमेल है, ठीक है। अब इस तरीके के मेल और फीमेल डिजीज तो दोनों को है, इसको भी डिजीज है और इसको भी डिजीज है।
डिजीज तो दोनों को है यहां पे। अगर इन दोनों से ऐसा बच्चा पैदा हो तो हम क्या कहेंगे कि भले ही दोनों पेरेंट्स को डिजीज हो सकता है कि एक नॉर्मल बच्चा पैदा हो जाए। तो इफ बोथ पेरेंट्स आर डिजीज देयर मे बी ए नॉर्मल चाइल्ड। दोनों डिजीज हैं फिर भी नॉर्मल चाइल्ड हो सकता है। मैंने क्या कहा, ये सारे मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। तो आपके पास ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कैपिटल ए का क्रॉस कैपिटल ए से हो सकता है। इस केस में तो सारे ही डिजीज होंगे। कैपिटल ए का क्रॉस कैपिटल ए से हो सकता है। इस केस में भी सारे डिजीज होंगे। कैपिटल ए का क्रॉस स्मॉल ए से हो सकता है। इस केस में भी सारे डिजीज होंगे। कैपिटल ए का क्रॉस कैपिटल ए से हो सकता है। ये रहा क्रॉस, एक तो कम से कम नॉर्मल होगा। इसके अंदर देखो कैपिटल ए का क्रॉस स्मॉल ए से 50% को डिजीज होगी, 50% नॉर्मल होंगे। और अगर एक क्रॉस ऐसा हो जाए तो सारे के सारे नॉर्मल होंगे। इसका मतलब यह हो गया कि हमको पेडिग्री के अंदर खाली मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में सोचना है। कैसे भी करके पेडिग्री को सेटिस्फाई करना है तो पेरेंट्स का जीनोटाइप क्या हो सकता है। आपको दिख रहा हो कि दोनों पेरेंट को डिजीज हो। जैसे मान लो मैं ये कहूं कि ये मेल है, इसको भी डिजीज है, और ये फीमेल है, इसको भी डिजीज है। इनसे नॉर्मल बच्चा पैदा हो गया। क्या ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। ये बच्चा नॉर्मल है। नॉर्मल होने के लिए ऑटोजोमल डोमिनेंट में एक ही पॉसिबिलिटी है, ऐसे ही नॉर्मल हो सकते हैं। तो मुझे यहां पे क्या जीनोटाइप रखना पड़ेगा, स्मॉल ए। अब बच्चे के पास में 2 स्मॉल ए है तो एक इसकी मदर से आया होगा, एक इसके फादर से आया होगा, ऐसे ही तो होगा ना। अब क्योंकि एक एक एलील तो हमने तय कर दिया यही होने वाला है, तो अब दूसरा एलील क्या होगा, डिजीज होनी चाहिए। फादर के पास दूसरा कैपिटल ए रख दूं तो फादर को डिजीज हो जाएगी। मदर के पास में भी एक कैपिटल ए रख दूं तो इसको भी डिजीज हो जाएगी। तो दोनों डिजीज्ड पेरेंट से एक नॉर्मल बच्चा, ये पेडिग्री सेटिस्फाई हो गई ना। इस तरीके से आपको क्या करना है, पेडिग्री को सेटिस्फाई करते रहना है। चलिए अभी इसमें और थोड़ी सी ट्रिक्स बताता हूं मैं आपको, ध्यान से समझना। अभी जो मैं बताने जा रहा हूं बहुत काम की चीज है। एक टर्म आता है, इसे कहते हैं जनरेशन स्किप। इसे कहते हैं जनरेशन स्किप। क्या मतलब है इसका? जनरेशन स्किप, देखो जनरेशन का मतलब एक जनरेशन, स्किप का मतलब छोड़ देना। यदि कोई डिजीज किसी एक जनरेशन के सभी मेंबर्स को ना हो, अगले जनरेशन में हो, या पहली जनरेशन में ना हो दूसरी में हो, या पहली में हो दूसरे में ना हो, ऐसे में जनरेशन स्किप का केस बनता है। अब आपके सामने मैं 2 छोटे छोटे एग्जाम्पल रखता हूं, ध्यान से समझना। एक है फादर, एक है मदर, दोनों से 2 बच्चे पैदा हुए, मान लो एक मेल एक फीमेल। एक दूसरी पेडिग्री है फादर मदर, और दोनों से 2 बच्चे पैदा हुए, एक मेल एक फीमेल। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहां पर मान लीजिए फादर को डिजीज है और दोनों बच्चों को डिजीज नहीं है। यहां पर मान लीजिए इस बेटी को डिजीज है और दोनों पेरेंट्स को डिजीज नहीं है। जनरेशन स्किप का अर्थ होता है कि जब कोई डिजीज एक जनरेशन के किसी भी मेंबर में ना हो, दूसरी वाली में हो, तो उसे कहते हैं जनरेशन स्किप। फॉर एग्जाम्पल अब देखना, ये जो केस है, इस केस में ये जनरेशन तो है पेरेंटल जनरेशन और ये जनरेशन है प्रोजेनी जनरेशन। ये पेरेंटल जनरेशन है, ये प्रोजेनी जनरेशन है। नाउ पेरेंटल जनरेशन में डिजीज आ गई और प्रोजेनी जनरेशन में डिजीज नहीं आई, तो क्या हम इसे जनरेशन स्किप कहेंगे? नो, ये जनरेशन स्किप का केस नहीं है। क्यों नहीं है वो अब आप कारण सुनो ध्यान से। देखो, अगर हम पेरेंटल जनरेशन की बात करें तो पेरेंटल जनरेशन के अंदर मैक्सिमम 2 लोग होते हैं, फादर मदर। 3 पेरेंट एक साथ नहीं होते एक ही फैमिली के। मेरी बात को ध्यान से समझना। एक जनरेशन
अगर हम पेरेंटल की बात करें तो केवल फादर और मदर दो ही लोग हो सकते हैं, लेकिन प्रोजेनी वाली जनरेशन जो होती है वो कभी भी फिक्स्ड नहीं होती। जैसे इस फैमिली के अंदर दो बच्चे पैदा हुए और दोनों को डिजीज नहीं हुई, तो भाई ये तो फैमिली में प्रोजेनी का नंबर 2 है। इसका मतलब यह हुआ कि प्रोजेनी तो और भी हो सकते हैं ना, हो सकता है तीसरा प्रोजेनी होता, उसको डिजीज हो जाती। यहां पर मेंबर्स का नंबर फिक्स नहीं मानते, क्योंकि प्रोजेनी तो 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, बच्चे तो कितने भी हो सकते हैं, पेरेंट्स तो 2 ही होंगे। इसलिए यहां पर क्या हुआ, पेरेंटल जनरेशन में डिजीज है और 2 बच्चों में डिजीज नहीं आई, तो हम ये नहीं कहेंगे कि इस जनरेशन में डिजीज ने जो है जनरेशन स्किप कर दी। नहीं, हो सकता है तीसरा बच्चा पैदा होता, उसको डिजीज हो जाती, तो जनरेशन स्किप कहां हुई। लेकिन दूसरा केस देखो, इस जनरेशन में तो केवल 2 ही पेरेंट हो सकते हैं और दोनों को ही डिजीज नहीं है। आप ये तो कर ही नहीं सकते कि ये लो तीसरा पेरेंट और आ गया, तीसरा पेरेंट आएगा तो वो ये तीसरा पेरेंट इन दोनों से तो रिलेटेड ही नहीं है, तो ये तो हम कर ही नहीं सकते, इसलिए ये तो हटाओ। तय हो गया कि 2 ही पेरेंट हो सकते हैं और दोनों में अगर डिजीज नहीं है तो हम कहेंगे डिजीज ने जनरेशन स्किप कर दी। पेरेंटल जनरेशन में मैक्सिमम 2 होंगे और दोनों को ही डिजीज नहीं है, तो हम कहेंगे पूरी जनरेशन में डिजीज ही नहीं है। इस जनरेशन के तो दोनों ही मेंबर में डिजीज नहीं है, ये जनरेशन तो 2 ही मेंबर की बनी हुई है, तो 2 मेंबर को डिजीज ही नहीं है, तो हो गई ना स्किप। बच्चों में आ गई, हो सकता है कि तीसरा बच्चा पैदा होता वो नॉर्मल होता या डिजीज होता, कुछ भी, लेकिन अगर पेरेंट में डिजीज नहीं है दोनों में और एक भी बच्चे में आती है, इस केस को कहते हैं जनरेशन स्किप। ये जनरेशन स्किप का सही केस है, ये गलत केस है। 2 ही तो लोग हैं यहां पे और 2 में से एक को डिजीज आ गई। यहां पर पहले 2 बच्चे थे, क्या पता तीसरा बच्चा पैदा होता, उसमें डिजीज आ जाती। तो बच्चों की वाली जो जनरेशन होती है उसको फिक्स्ड नहीं मानते। तो जनरेशन स्किप का केस ये होगा व्हेन बोथ पेरेंट्स आर नॉर्मल एंड वन ऑफ देयर प्रोजेनी इज डिजीज्ड, उसे कहते हैं जनरेशन स्किप। अब मैं इतनी जो है वो कहानी क्यों बता रहा हूं यहां पे, इसलिए कि जो डोमिनेंट डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें जनरेशन स्किप नहीं पाई जाती। देयर इज नो जनरेशन स्किप, नो जनरेशन स्किप। मैंने क्या बताया जनरेशन स्किप का मतलब? जनरेशन स्किप का मतलब है दोनों पेरेंट्स नॉर्मल हो और बच्चों को डिजीज हो। जैसे अगर मैं आपको कहूं, जैसे ये तो हो गया ना एग्जाम्पल, एक बात सोचो, अगर मैंने ऐसा केस बनाया, मान लो एक बार, और मैंने कहा बच्चे को डिजीज है, क्योंकि हम ये डोमिनेंट डिजीज पढ़ रहे हैं, तो बच्चे के पास कम से कम एक तो कैपिटल ए है ना। अगर बच्चे के पास एक कैपिटल ए है तो वो या तो फादर से आया होगा या मदर से आया होगा, तो दोनों में से किसी को तो डिजीज होती ना, तो ऐसे तो हो ही नहीं सकता। इसलिए या तो हमको फादर को डिजीज दिखाना पड़ेगा या मदर को दिखाना पड़ेगा। तो जनरेशन स्किप हुई क्या? जनरेशन स्किप का मतलब दोनों पेरेंट्स नॉर्मल हो। यहां तो पेरेंट एक को तो कम से कम डिजीज दिखानी पड़ेगी यदि बच्चे में डिजीज है तो। कोई भी जनरेशन स्किप डोमिनेंट के केस में नहीं होती है। अब प्रोजेनी को अगर डिजीज है तो कम से कम उसके एक पेरेंट को तो डिजीज होनी ही होनी चाहिए। अब इसके बाद मैं कुछ आपको ऐसे एग्जाम्पल्स बता रहा हूं जो CSIR, गेट, सेट, इन एग्जाम्स के अंदर एकदम से पूछे जाते हैं। आपको कुछ याद रखना पड़ेगा। डिजीजेस के नाम है, जैसे ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज में पहली डिजीज है हंटिंगटन कोरिया डिजीज। हंटिंगटन कोरिया, हंटिंगटन कोरिया डिजीज है। इसके अंदर एक कोडोन है CAG कोडोन। ये कोडोन रिपीट होता है और ये CAG कोडोन है वो ग्लूटामेट अमीनो एसिड को कोड करता है। तो हंटिंगटन कोरिया डिजीज में अगर mRNA के अंदर ये कोडोन 20 से 40 बार अगर रिपीट हो गया
तो एक प्रोटीन के अंदर लगातार 20 से 40 ग्लूटामेट 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 बनते रहेंगे। ऐसे केस में मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है, हंटिंगटन कोरिया नाम की एक डिजीज होती है। दूसरा केस समझो, दूसरा केस है न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस। न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस। तीसरा केस समझो, फेमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया। ये मैंने कल बताया था, फेमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया। एक चौथा केस और समझो, एकोंड्रोप्लासिया। एकोंड्रोप्लासिया। एक केस होता है टाइलोसिस, स्किन मोटी हो जाती है इसके अंदर, टाइलोसिस। एक केस होता है पॉलीडेक्टाइली, एक से मतलब अपने हाथों में या पैरों में ज्यादा फिंगर्स हो जाती है। एक होता है मार्फन सिंड्रोम, इसमें उंगलियां पतली पतली हो जाती है, एकदम लंबी हो जाती है, मार्फन सिंड्रोम। एक होता है पीटीसी टेस्टिंग, पीटीसी टेस्टिंग। देखो ये पीटीसी जो है फिनाइल थायोकार्बामेट, फिनाइल थायोकार्बामाइड, ये केमिकल है, फिनाइल थायोकार्बामाइड, ये केमिकल होता है। इस केमिकल को टेस्ट करने के रिसेप्टर हमारी जीभ पे होते हैं, टंग पे होते हैं। जिस इंसान के पास कैपिटल ए होगा, उस इंसान के पास में ज्यादा रिसेप्टर्स होंगे, मोर रिसेप्टर्स, बहुत ज्यादा रिसेप्टर्स होंगे। जिस इंसान के पास कैपिटल ए स्मॉल ए होगा, उसके पास लेस रिसेप्टर्स होंगे। और जिस इंसान के पास स्मॉल ए होगा, उसके पास कोई रिसेप्टर नहीं होगा। तो जब आप ऐसे इंसान को पीटीसी खिलाओगे, थोड़ा सा भी अगर ये केमिकल खिलाओगे, तो इसको पता चल जाएगा, क्योंकि इसके पास बहुत रिसेप्टर है। इस इंसान को थोड़ा ज्यादा ये खिलाओगे केमिकल, तो इसको पता चलेगा, क्योंकि रिसेप्टर्स कम है। इस इंसान के पास तो रिसेप्टर ही नहीं है, तो इसको पीटीसी खिलाओगे तो इसको टेस्ट का पता ही नहीं चलेगा। तो ये भी एक तरीके का डोमिनेंट जो है वो कंडीशन है यहां पे। अब मेरी बात को ध्यान से एक बार सुन लेना। देखो होता क्या है कि पेडिग्री के अंदर कई बार एग्जाम के क्वेश्चन के अंदर डिजीज का नाम दिया हुआ होता है। अगर एग्जाम में डिजीज का नाम आ जाता है ना, तो वो पेडिग्री वही होगी जो वो डिजीज है, चाहे आपको कुछ भी लगता हो, वो पेडिग्री वही है। जैसे आपको एग्जाम में कहा कि ए फैमिली इज सफरिंग फ्रॉम मार्फन सिंड्रोम, पहली लाइन में ही बोल दिया कि ए फैमिली इज सफरिंग फ्रॉम मार्फन सिंड्रोम। फिर आगे कहानी लिखी हुई है, इस फैमिली में इतने मेंबर है, ये है वो है, इसको डिजीज हो गई, वो डॉक्टर के पास चला गया, ये वो हो गया। कुछ मतलब नहीं है। नीचे बड़ी सी पेडिग्री दे दी और आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ डिफिकल्ट चीजें दे दी, वहां पर बड़े बड़े नाम लिख दिए। आपको पेडिग्री पढ़ पढ़ के लग रहा है पता नहीं क्या होगा, ये कौन सी है, ये भी हो सकती है, वो भी हो सकती है। पहली ही लाइन में कहा मॉर्फन सिंड्रोम है, तो वो पेडिग्री ऑटोसोमल डोमिनेंट की है, बात खत्म। बाद में दिमाग ही नहीं लगाना है अपने को कि क्या लिखा हुआ है वहां पे। आई बात समझ में? इसलिए ये कुछ डिसऑर्डर्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। अगर ये डिसऑर्डर्स याद रखोगे तो आपको एक फायदा मिलेगा। एग्जाम में हो सकता है कि आपको पेडिग्री पढ़नी ही ना पड़े, डिजीज का नाम पढ़ो, हो गया। चलो, ये हुआ ऑटोसोमल डोमिनेंट का केस। अब बात करते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव के बारे में। हमेशा बस वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस याद रखो कि मैक्सिमम कैसे कैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो सकते हैं पॉसिबल, उसी के अनुसार तो रिजल्ट आएंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं ऑटोसोमल रिसेसिव। नाउ कंडीशन बदल गई है, अब रिसेसिव केस है। तो रिसेसिव केस कब होते हैं? जब रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन होती है तब होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये केस भी ऑटोसोमल है, तो हम कहेंगे इक्वली प्रेजेंट इन बोथ
मेल्स एंड फीमेल्स, दोनों के अंदर हो सकते हैं, मेल्स में भी फीमेल्स में भी। एक बात। दूसरी, डिजीज कब होगी? होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में। होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में डिजीज होती है। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे। अब फादर से कैपिटल ए आया, मदर से कैपिटल ए आया, फादर से कैपिटल ए आया, मदर से स्मॉल ए आया, फादर से स्मॉल ए आया, मदर से कैपिटल ए आया, फादर से स्मॉल ए आया, मदर से भी स्मॉल ए आया। आई बात समझ में? कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, जीनोटाइप सेम है, इनमें एलिल का ओरिजिन अलग है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहां पे दोनों को अलग अलग मानना पड़ेगा। नाउ ये इंसान बिल्कुल नॉर्मल, ये जो दो इंसान है, इन दोनों इंसानों के पास में स्मॉल ए है, लेकिन फिर भी इनका फिनोटाइप बिल्कुल नॉर्मल है। ये दिखने में नॉर्मल है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? ये आपको डिजीज वाला एलील अगली जनरेशन में कैरी कर रहे हैं, तो इसलिए हम इन्हें कहते हैं कैरियर। कैरियर इंसान भी फिनोटिपिकली नॉर्मल होता है, बट ये कैरी करते हैं डिजीज्ड एलील। डिजीज्ड एलील जरूर कैरी करेंगे, लेकिन ये होंगे नॉर्मल। तो कैरियर किसे कहेंगे? व्हेन ए पर्सन इज फिनोटिपिकली नॉर्मल बट ही और शी कैरीज द डिजीज्ड एलील। डोमिनेंट के केस में कैरियर नहीं होते, पीछे वाली में लिख लेना, देयर इज नो कैरियर इन डोमिनेंट्स। क्यों? क्योंकि अगर डोमिनेंट के केस में कैपिटल ए होगा तो वो तो डिजीज्ड ही हो जाएगा, नॉर्मल कहां से होगा? नॉर्मल होकर उसके पास में डिजीज्ड एलील हो तो उसे कैरियर कहते हैं। और ये चौथा इंसान तो साफ साफ दिख रहा है डिजीज्ड है। तो ये हो गया हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट कि ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर किन कंडीशन में होता है। ये तीन कंडीशन के अंदर फिनोटाइप तो होगा नॉर्मल, लेकिन जीनोटाइप है वो होगा डिजीज्ड। सॉरी, फिनोटाइप तो होगा इन तीनों का नॉर्मल, दो में कैरियर कंडीशन है, और ये एक जीनोटाइप वाला इंसान है वो होगा डिजीज्ड, चाहे ये मेल हो या फीमेल हो। अब कुछ इंटरेस्टिंग केस पढ़ते हैं। जैसे सपोज करो फादर एंड मदर दोनों स्मॉल ए है, फादर भी डिजीज्ड है, मदर भी डिजीज्ड है। अब बताओ इन दोनों से जितने भी बच्चे होंगे, क्या कोई नॉर्मल बच्चा हो सकता है? बिल्कुल नहीं, सारे के सारे स्मॉल ए तो होंगे। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि when both parents are diseased, all their progenies must be diseased। लिख लेना इस लाइन को, when both parents are diseased, all their progenies must be diseased। अगर दोनों पेरेंट्स को डिजीज है तो उनके सारे के सारे प्रोजेनी को डिजीज होनी चाहिए। फिर उसके बाद में अगर बच्चे को डिजीज है, मान लीजिए ये स्मॉल ए है, डिजीज्ड बच्चा डिजीज्ड है, इस डिजीज्ड बच्चे के पास में दोनों ए है, कहां से आए? एक ए फादर से आया, एक ए मदर से आया। तो हमने इनको उल्टी डायरेक्शन में ऐसे लिख लिया कि एक फादर से आया, एक मदर से आया। ठीक है, इसका मतलब फादर और मदर के पास एक एक एलील तो फिक्स हो गया। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि फादर के पास कैपिटल ए हो, मदर के पास भी कैपिटल ए हो। फादर और मदर दोनों के पास में कैपिटल ए है, तो फादर और मदर दोनों के दोनों नॉर्मल तो होंगे, लेकिन फादर और मदर दोनों के पास एक एक स्मॉल ए है, तो ये कैरियर होंगे। तो मैं यहां से एक बात और बोल सकता हूं, जैसे मैंने वहां से बोला when both parents are diseased all their progenies must be diseased, मैं यहां से क्या बोल सकता हूं? if progeny is diseased its parents may be normal। अगर ये डिजीज्ड है तो इसके पेरेंट्स नॉर्मल हो सकते हैं। हो सकता है इसकी मदर के पास में दोनों स्मॉल ए हो
हो सकता है इसकी मदर नॉर्मल हो, फादर के पास दोनों स्मॉल ए हो, तो दो में से एक पेरेंट को डिजीज हो सकती है। लेकिन एक डिजीज्ड बच्चे के दोनों पेरेंट्स नॉर्मल भी हो सकते हैं। यहां पर ये जो केस है जो मैंने आपको अभी यहां पे लेके बताया, फादर है कैपिटल ए स्मॉल ए नो डिजीज, मदर है कैपिटल ए स्मॉल ए नो डिजीज, इनसे एक बच्चा ऐसा हो सकता है जिसको डिजीज हो। कई बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पास एक कैपिटल ए चला जाएगा तो वो डिजीज नहीं होगा। तो ये क्या हुआ, फादर मदर दोनों के पास में बीमारी नहीं है, जनरेशन स्किप। तो ऑटोजोमल रिसेसिव ऑफन स्किप जनरेशन, जनरेशन स्किप प्रेजेंट। जनरेशन स्किप का मतलब समझ लेना क्या होता है कि जब पेरेंटल जनरेशन पे डिजीज ना हो और किसी एक बच्चे में डिजीज आ जाए तो उसे कहते हैं जनरेशन स्किप का केस। ये सारे के सारे जितने भी हमारे पास में डिसऑर्डर्स हैं 4 टाइप के, उनमें सब में एक एक दो दो बातें बिल्कुल से नॉर्मल और बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, तो आपको जो है वो यहां से ध्यान रखना है। अब इनके कुछ एग्जाम्पल लिख लो। जैसे एक डिजीज है सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस। दूसरी जो है वो है एल्बिनिज्म, एल्बिनिज्म। तीसरी जो है वो एक डिजीज है टे सेक्स डिजीज। चौथी जो डिजीज है उसका नाम है सिकल सेल एनीमिया। पांचवी जो डिजीज है उसका नाम है फिनाइल कीटोन यूरिया। PKU आपको याद रखने हैं ये। एक डिजीज है एल कैप्टोन यूरिया, एक डिजीज और है टायरोजिनोसिस। देखो इन सब के अंदर डिजीज तभी होगी जब स्मॉल ए कंडीशन होगी। अगर स्मॉल ए कंडीशन है तब तो डिजीज होगी, और कैपिटल ए तो बिल्कुल नहीं होगी। कैपिटल ए स्मॉल ए है तो यहां पर हो जाएगा हमारे पास में कैरियर कंडीशन। नाउ एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स की बात करते हैं। ये बहुत सिंपल है, आपको बस अपना दिमाग खुला रखना है और दिमाग खोल करके बस प्रैक्टिस करनी है। बात करेंगे एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स की। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक्स लिंक्ड है और ह्यूमन के अंदर मेल XY होता है, फीमेल XX होती है। इसका मतलब मेल के पास तो एक ही एक्स है, तो या तो उस पर नॉर्मल एलील होगा या उस पर डिजीज्ड एलील होगा। तो मेल तो या तो नॉर्मल होगा या डिजीज्ड होगा। जबकि फीमेल के पास में 2 एक्स है, तो फीमेल के पास जो दोनों एक्स है उस पे कई कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। इसलिए फर्स्ट बात इनके बारे में, नॉट इक्वली प्रेजेंट इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। दोनों में इक्वली तो प्रेजेंट है नहीं ये। अच्छा, अब हम इसको कैटेगराइज करते हैं 2 पार्ट्स के अंदर। पहली है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। अब क्योंकि ये डोमिनेंट है तो आप समझ लो कुछ बातें इसकी। पहली बात, नो जनरेशन स्किप। जनरेशन स्किप तो यहां पे होगी नहीं, क्योंकि बच्चे के पास में अगर डिजीज वाला एलील है तो बच्चे को वो एलील या तो फादर से मिला होगा या मदर से मिला होगा, तो उनको डिजीज होनी चाहिए। तो ये डोमिनेंट है तो जनरेशन स्किप नहीं होगी। दूसरी बात, यहां कैरियर का कॉन्सेप्ट नहीं है। कैरियर उसे कहते हैं जो खुद तो नॉर्मल दिखता हो लेकिन उसमें म्यूटेंट एलील हो। यहां कैरियर तो होता ही नहीं है, एलील है तो डिजीज है, इसलिए कैरियर का कॉन्सेप्ट भी नहीं होगा यहां पे, और जनरेशन स्किप यहां पे होगी नहीं। उसके बाद में बात करते हैं मेल एंड फीमेल की। सबसे पहले मेल, मैंने बताया आपको यदि एक्स के ऊपर डोमिनेंट एलील है, कैपिटल डी का मतलब डोमिनेंट एलील, और वाई के ऊपर तो होगा नहीं, तो ये हो जाएगा डिजीज्ड मेल।
और यदि X के ऊपर रिसेसिव एलील है तो ये हो जाएगा नॉर्मल। इसका मतलब मेल्स में 50% डिजीज होने के चांस है, 50% नॉर्मल होने के चांस है। यह भी याद रखना है कि मेल को Y तो मिलता है फादर से, X मिलता है मदर से। अब हम बात करते हैं फीमेल की। फीमेल के पास में 2 X होते हैं, दोनों X एक फादर से आता है, एक मदर से आता है, राइट। फादर के पास XY है तो Y तो उसके बेटे में जाएगा, X उसकी बेटी में जाएगा। नाउ हो सकता है इस फीमेल को फादर से भी जो X आया उस पे कैपिटल D मिला, मदर से जो X आया उस पे भी कैपिटल D मिला, तो ये फीमेल तो हो गई डिजीज्ड। हो सकता है इस फीमेल को फादर से कैपिटल D वाला X मिला, मदर से नॉर्मल X मिला, बट क्योंकि ये डोमिनेंट डिसऑर्डर है तो एक भी कॉपी अगर डोमिनेंट है तो उसको होगी डिजीज। हो सकता है इस फीमेल को मदर से तो नॉर्मल X मिला, लेकिन फादर से जो X आया उसके पास कैपिटल D था, या फादर से नॉर्मल मिला, मदर से कैपिटल D आया, इसका मतलब डोमिनेंट डिजीज्ड एलील आया, तो इसको भी यहां पर डिजीज होगी। देन यहां पर ऐसा भी हो सकता है कि इस फीमेल को फादर से भी नॉर्मल X मिला, मदर से भी नॉर्मल X मिला, तो ये हो जाएगी नॉर्मल। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, 4 टाइप की फीमेल्स पॉसिबल है। 4 टाइप की इसलिए बोला मैंने क्योंकि यहां X का ओरिजिन मैटर करेगा कि X फादर से आ रहा है या मदर से आ रहा है, डिजीज वाला वो मैटर करेगा, इसलिए बोला। तो यहां पे क्या हुआ कि 4 कंडीशन में से 3 कंडीशन में तो फीमेल को डिजीज होती है, एक कंडीशन के अंदर फीमेल नॉर्मल होती है। हम ये कहेंगे X लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर फीमेल्स में ज्यादा होने के चांस होते हैं, मेल में कम होने के चांस होते हैं। मेल्स के अंदर 50% चांसेस है डिजीज होने के, फीमेल के अंदर 75% चांसेस है, इसलिए फीमेल और मेल के अंदर ये कंडीशन। नाउ X लिंक्ड डोमिनेंट के बारे में कुछ यूनिक बातें। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये कहूं कि एक बेटा है, उस बेटे के पास में डिजीज है, यानी बेटे के पास ऐसा कैपिटल D है जो डिजीज कॉज करता है। हमको ये पता है कि बेटे के पास में जो Y होता है वो तो उसके फादर से आता है और X होता है वो उसकी मदर से आता है। तो यदि बेटे को डिजीज है तो इसका मतलब इसकी मदर को डिजीज होनी चाहिए, मदर मस्ट बी डिजीज्ड। समझ रहे हो? अगर बेटे के पास में डिजीज है तो उसके पास X उसकी मम्मी से आया होगा तो उसकी मम्मी को डिजीज होनी चाहिए। तो एक लाइन लिखो, इफ सन इज अफेक्टेड बाय X लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज देन हिज मदर मस्ट बी अफेक्टेड। उसकी मदर है, उसको वो डिजीज होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अब दूसरी बात, एक डॉटर है, उस डॉटर के पास में मान लीजिए एक X पे कैपिटल D है, तो डेफिनेटली इसको डिजीज तो होगी डॉटर को। डॉटर के पास में ये X हो सकता है फादर से आए ऐसे, या हो सकता है ये X जो है वो मदर से आए ऐसे। भाई बेटी के पास तो 2 X होते हैं, अगर उसके दोनों X में म्यूटेशन है तो एक X फादर से आया एक मदर से आया तो फादर मदर दोनों को डिजीज होगी। लेकिन बेटी के पास में यदि एक X पे डिजीज है तो भी डिजीज तो होगी बेटी को, बट उसका या तो फादर डिजीज होगा या मदर डिजीज होगी। तो एक लाइन और लिख लीजिए, लिखिए, इफ डॉटर इज अफेक्टेड देन हर फादर और मदर में बी अफेक्टेड, या तो फादर या मदर अफेक्टेड है। अब यही बात करते हैं पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। मान लो मैं ये कहता हूं कि एक फादर है, उसको डिजीज है, ये फादर है, फादर का Y तो जाएगा सन के अंदर और X किस में जाएगा, डॉटर के अंदर। तो हम क्या कहेंगे, इफ फादर इज अफेक्टेड हिज ऑल डॉटर्स मस्ट बी अफेक्टेड। फादर को डिजीज है तो उसकी सारी बेटियों को डिजीज होगी। दूसरी बात, अगर मान लो मदर को डिजीज है
अगर मदर कैपिटल डी स्मॉल डी है तो ये एक्स उसके सन में भी जा सकता है, यही एक्स उसकी डॉटर में भी जा सकता है। तो हम क्या कहेंगे, इफ मदर इज अफेक्टेड हर सन और डॉटर में बी अफेक्टेड। अगर ये मदर ऐसी वाली अफेक्टेड है कैपिटल डी स्मॉल कैपिटल डी, तो इसके सारे बच्चों को डिजीज होगी। बट खैर ऐसी फीमेल है वो बहुत लंबे समय तक जिंदा नहीं रह पाएगी, तो वैसे ही मर जाएगी, तो मे भी इतना केस हमें देखने को ना मिले। नाउ एग्जाम्पल इसके बहुत कम है। एक एग्जाम्पल है वो लिख लीजिए, हाइपोफॉस्फेटेमिया। हाइपोफॉस्फेटेमिया नाम की एक डिजीज है, या फिर विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स। विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स। तो ये विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स या हाइपोफॉस्फेटेमिया, ये एग्जांपल एक्स लिंक्ड के हैं। तो अब यहां से मोटा मोटा क्या याद रखना है आपको, जनरेशन स्किप होगी नहीं। ऐसा नहीं होगा कि पेरेंट्स नॉर्मल हो बच्चों को डिजीज आए, क्योंकि ये डोमिनेंट है। अगर बच्चे के पास में म्यूटेंट एलील है तो एक तो पेरेंट के पास होना चाहिए। कैरियर का कोई केस होता नहीं है, डिजीज अगर एलील होगा तो डिजीज होगी। फिर फीमेल 4 टाइप की हो सकती है, फादर मदर दोनों से डिजीज्ड एलील, फादर से डिजीज्ड मदर से नॉर्मल, फादर से नॉर्मल मदर से डिजीज्ड दोनों से नॉर्मल। 75% केसेस के अंदर फीमेल को डिजीज होगी। फिर उसके बाद में मेल तो 2 ही टाइप के होंगे, या तो डिजीज या नॉर्मल। उसके बाद अगर फादर को डिजीज है तो सारी डॉटर को डिजीज होगी, मदर को डिजीज है तो सन और डॉटर को डिजीज हो सकती है, बेटे को डिजीज है तो उसकी मम्मी को पक्का डिजीज होगी, बेटी को डिजीज है तो उसकी मम्मी या पापा में से किसी एक को डिजीज पक्का होगी। ये है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के बारे में कुछ बातें। फिर हम बात करते हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव की। अगर हम एक्स लिंक्ड रिसेसिव की बात करें तो यहां पर देखिए सिनेरियो कैसे चेंज होता है। हम पढ़ेंगे एक्स लिंक्ड रिसेसिव। इन केस ऑफ एक्स लिंक्ड रिसेसिव वही है कि नॉट इक्वली प्रेजेंट इन मेल एंड फीमेल, ये बात तो अपन ने कर ली थी। यहां पर जनरेशन स्किप हो सकती है। जनरेशन स्किप बताऊंगा कैसे हो सकती है जनरेशन स्किप। यहां पर फीमेल्स कैरियर हो सकती है, फीमेल्स में बी कैरियर, मेल्स कैरियर नहीं होते हैं। मेल्स कैन नेवर बी कैरियर, वो या तो डिजीज्ड होंगे या नॉर्मल होंगे, उनका ऐसा नहीं हो सकता कि वो कैरियर हो। अब एक्स लिंक्ड रिसेसिव को लेकर के हमारे पास में फीमेल देखो 4 टाइप की कौन कौन सी है। पहली फीमेल फादर से कैपिटल डी मदर से कैपिटल डी, इस बार रिसेसिव कंडीशन है, तो अगर स्मॉल डी कंडीशन होगी तो डिजीज होगी, और मेल के अंदर स्मॉल डी होगा तो डिजीज होगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को। फादर से कैपिटल डी नॉर्मल है, मदर से कैपिटल डी नॉर्मल है, तो ये हो गई नॉर्मल फीमेल। फादर से कैपिटल डी आया, मदर से इसके पास स्मॉल डी आया, ये हो गई कैरियर लेकिन नॉर्मल। कैरियर है बट नॉर्मल तो है। फादर से आया स्मॉल डी, मदर से आया कैपिटल डी, ये हो गई कैरियर बट नॉर्मल। फादर एंड मदर दोनों से स्मॉल डी आया, ये हो गई डिजीज्ड। इस बार फीमेल 75% नॉर्मल है और 25% डिजीज्ड है। मेल की बात करें, मेल तो या तो कैपिटल डी वाला होगा तो नॉर्मल होगा, या स्मॉल डी वाला होगा तो डिजीज्ड होगा। तो इसका मतलब मेल में 50% नॉर्मल होने के चांस, 50% डिजीज होने के चांस ना हो। आप क्या कहोगे कि X-linked recessive disorders occur more in males। यहां 50% डिजीज होने के चांस है, यहां केवल 25% डिजीज होने के चांस है।
सो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स हैं वो मेल्स में ज़्यादा होते हैं और फीमेल्स में कम होते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट यूनिक बातें करते हैं। पहली यूनिक बात, अगर मदर को डिजीज है, इस मदर के पास में दोनों एक्स जो है वो ऐसे हैं, फादर के पास में एक बार छोड़ो, अगर मदर के पास में दोनों एक्स में म्यूटेशन है तो 110% मदर का एक एक्स तो बेटे में जाना ही जाना है। पापा से तो वाई आ जाएगा बट एक्स तो मम्मी से आएगा। इसलिए इफ मदर इज डिजीज्ड ऑल हर सन्स मस्ट बी डिजीज। लिखो, इफ मदर इज डिजीज्ड ऑल हर सन्स मस्ट बी डिजीज्ड, तो इसके सारे बच्चे हैं वो डिजीज्ड होंगे। एक और केस कंसीडर करते हैं। अगर मैं ये कहूं कि एक बेटी है और बेटी को डिजीज है, बेटी को बीमारी है, तो बेटी तो ऐसे ही बीमार होगी ना। अब इस बेटी के पास में 2 एक्स है, एक एक्स तो 100% इसके पापा से आया है और पापा के पास दूसरा वाई है, तो क्या कहेंगे, अगर बेटी को डिजीज है तो उसके पापा को 100% डिजीज होगी। इफ डॉटर इज अफेक्टेड हर फादर मस्ट बी अफेक्टेड। हाँ, मम्मी हो सकता है नॉर्मल हो, कि मम्मी के पास में एक एक्स तो ये हो और दूसरा एक्स नॉर्मल वाला हो, तो हो सकता है मम्मी बच जाए, बट बेटी को डिजीज है तो फादर को तो डिजीज पक्का होगी। अगर पेरेंट्स दोनों डिजीज्ड है, दोनों के दोनों पेरेंट्स हैं वो डिजीज्ड है, तो ऑल प्रोजेनीज डिजीज्ड। ये तो नॉर्मल केस हो गया। नाउ अगर फादर नॉर्मल है, फादर के पास कैपिटल डी है, फादर के पास, तो फादर का एक्स तो हमेशा डॉटर में जाता है, और इस केस के अंदर अगर एक भी कैपिटल डी है तो वो नॉर्मल होगी फीमेल। तो हम क्या कहेंगे, इफ फादर इज नॉर्मल ऑल हिज डॉटर्स आर फिनोटिपिकली नॉर्मल। क्योंकि अगर मदर के पास से एक एक्स ऐसा आ गया तो कैरियर तो होगी ना वो, बट फिनोटिपिकली तो नॉर्मल होगी, बिल्कुल से नॉर्मल तो नहीं बोल सकते। ये छोटी छोटी बातें हैं इस एक्स लिंक्ड रिसेसिव के बारे में। अब कुछ जो एग्जाम्पल्स एग्जाम में आते हैं हर बार लगभग, वो लिख लेते हैं, फिर मैं आपको कुछ पेडिग्रीज सॉल्व करना बताऊंगा और हम एक बार फिर से चारों टाइप की जो पेडिग्रीज है उनके कुछ कुछ पॉइंट, बातें इंपॉर्टेंट है वो समझ लेंगे। पहला, कलर ब्लाइंडनेस। हाँ, आपको एक होमवर्क भी दिया था घर से करने के लिए, कलर ब्लाइंडनेस के ऊपर होपफुली आपने किए हैं। कलर ब्लाइंडनेस। दूसरा है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया। तीसरा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक डिजीज है लेस्नियान सिंड्रोम। लेस्नियान सिंड्रोम। एक डिजीज है डचनी टाइप मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मसल्स है वो वीक हो जाती हैं। डचनी टाइप मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। एक है हंटर सिंड्रोम। इसमें सर के बाल हैं वो कॉपर वायर की तरह एकदम से हार्ड हो जाते हैं, हंटर सिंड्रोम। ये हो गया हमारे पास में 4 टाइप के जो ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव के एग्जांपल्स। नाउ एक बार मैं चारों की चारों डिजीजेज हैं उनके बारे में आपको बताता हूं। एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, उनमें जनरेशन स्किप कैसे होगी वो नहीं बताया मैंने, लिख लेना। जैसे मदर के पास कैपिटल डी स्मॉल डी कंडीशन है तो मदर हो गई नॉर्मल,
क्योंकि इस बार स्मॉल डी होगा तो डिजीज होगी। फादर बिल्कुल नॉर्मल है, कैपिटल डी, ये भी नॉर्मल है, तो मदर फादर दोनों नॉर्मल। लेकिन यदि इस फीमेल का ये एक्स बेटे के फादर के इस वाई के साथ चला जाए तो एक बेटा है उसको डिजीज हो सकती है। तो इस जनरेशन पे डिजीज नहीं है, इस जनरेशन पे डिजीज है। तो ये हो गया हमारे पास में जनरेशन स्किप का केस। चलो, ये हुआ हमारे पास एक और कंडीशन। नाउ अब हम एक बार कंपेयर करते हैं। पहला ऑटोजोमल डोमिनेंट, दूसरा ऑटोजोमल रिसेसिव, तीसरा एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, चौथा एक्स लिंक्ड रिसेसिव। नाउ पहली बात, ऑटोजोमल डोमिनेंट में कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए, इन तीन केस में डिजीज होगी और इस केस में नॉर्मल होगा। ऑटोजोमल रिसेसिव में कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए, ये तीनों के तीनों नॉर्मल होंगे, ये दो इनमें कैरियर होंगे और ये डिजीज्ड होगा। आपको ये भी पता होना चाहिए किसमें डिजीज कब आती है। अगर हम एक्स लिंक्ड डोमिनेंट की बात करें तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के अंदर जो फीमेल है वो इस तरीके से डिजीज्ड फीमेल हो सकती है। इन तीन केसेस के अंदर डिजीज, एक केस में फीमेल हो गई नॉर्मल। मेल के पास में ज्यादा ऑप्शन है नहीं, तो या तो मेल डिजीज्ड या मेल हो गया नॉर्मल। ये डिजीज, ये नॉर्मल। अगर एक्स लिंक्ड रिसेसिव में फीमेल की बात करें तो फीमेल कैपिटल डी नॉर्मल, कैपिटल डी स्मॉल डी नॉर्मल, कैपिटल डी स्मॉल डी नॉर्मल और स्मॉल डी डिजीज हो जाएगी। इन तीन केसेस के अंदर नॉर्मल, ये दो केसेस में फीमेल कैरियर और ये है डिजीज्ड। और मेल के पास में अगेन वही बात, कोई ऑप्शन नहीं है, ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया डिजीज्ड। ये तो हो गई बात हमारे पास में कि डिजीज कब होगी, नॉर्मल कब होगा, उसके बारे में। फिर ऑटोजोमल डोमिनेंट के बारे में क्या ध्यान रखना है कि अगर बच्चे के पास में एक भी कैपिटल ए है, वो या तो इसके फादर से आया होगा या मदर से आया होगा। दूसरी बात, अगर पेरेंट्स के पास में दोनों के पास में ही स्मॉल ए है तो ऑल डिजीज्ड होंगे। तीसरी बात, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के अंदर अगर फादर के पास में डिजीज है तो ऑल डॉटर्स को डिजीज होगी और अगर बेटी को डिजीज है तो मदर और फादर दोनों के पास में से किसी के पास में भी डिजीज हो सकती है। फादर को डिजीज है तो ये सन को डिजीज है तो इसकी मदर को डिजीज पक्का होगी। ठीक है, अगर यहां पर मदर को डिजीज है तो इसके सारे सन हैं उनको डिजीज होगी, और यदि बेटी को डिजीज है तो कम से कम इसके फादर को तो डिजीज होगी ही होगी। तो मतलब मैं आपको ये बता रहा हूं कि यहां पे कुछ कुछ पॉइंट्स यूनिक है, आपको उनको ध्यान रखना है। अब अपन चलते हैं पेडिग्री के एग्जाम्पल्स पे। पेडिग्री के एग्जाम्पल्स बहुत सिंपल होते हैं, बस आपको क्या करना है, पेशेंस रखना है, बहुत ज़्यादा अपना दिमाग अप्लाई नहीं करना है और सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ आप कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल एक पेडिग्री लेते हैं, फीमेल मेल, 4 बच्चे, फीमेल मेल फीमेल मेल, इसको डिजीज इसको डिजीज। ठीक है, अब आपके पास में 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ऑटोजोमल रिसेसिव, दूसरा ऑप्शन ऑटोजोमल डोमिनेंट, तीसरा ऑप्शन एक्स लिंक्ड रिसेसिव, चौथा ऑप्शन एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। ठीक है, 4 ऑप्शन है। अब आपको क्या करना है, आपको एक एक ऑप्शन अप्लाई करना है और एलिमिनेशन मेथड से काम में लेना है। फॉर एग्जांपल
इस पेडिग्री को सबसे पहले तो आप ये देखो कि अगर ये पेडिग्री एक्स लिंक्ड डोमिनेंट की है मान लो, तो ये जो मेल है इसके पास तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ऐसे बनेगा, कैपिटल डी एक्स के ऊपर होगा, तो ये डिजीज होगा। हमको क्या पता है कि यदि बेटे के पास में एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज है तो बेटे के पास एक्स उसकी मम्मी से आता है, इसको डिजीज क्यों नहीं हुई? होनी चाहिए ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो सही नहीं है तरीका, तो कंफर्म हो गया कि ये डिजीज एक्स लिंक्ड डोमिनेंट तो नहीं है। ये एक तो क्रॉस करो, क्लियर। अब इसको एक्स लिंक्ड रिसेसिव पे भी चेक कर लेते हैं। अगर ये डिजीज एक्स लिंक्ड रिसेसिव है तो इस फीमेल के पास, बेटी के पास दोनों एक्स ऐसे हैं, स्मॉल डी, तभी तो इसको डिजीज हुई। और यदि ऐसा है तो इन दोनों एक्स में से एक एक्स तो इसके पापा से आया ही है, तो पापा को डिजीज क्यों नहीं हो रही है? इसका मतलब ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव भी नहीं है। काट दो। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इस डिजीज को ऑटोसोमल डोमिनेंट के लिए करूं तो ये दोनों बच्चों के पास कम से कम एक तो कैपिटल ए है, दूसरा हो सकता है कैपिटल ए हो बट स्मॉल ए हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। कंफर्म्ड हो गया कि इनके पास एक कैपिटल ए तो है। अब बच्चों के पास में, बेचारों के पास एलील कहां से आएंगे? पेरेंट से। अगर इनके पास कैपिटल ए है तो ये तो कैपिटल ए या तो इससे आना चाहिए या ये कैपिटल ए इससे आना चाहिए, दो में से किसी के पास आना चाहिए। और क्योंकि हम कह रहे हैं ये डोमिनेंट डिजीज है तो भाई डोमिनेंट होती तो एक भी कैपिटल ए से डिजीज हो जाती, तो ये भी नहीं है। कंफर्म हो गया, ये डिजीज है ऑटोसोमल रिसेसिव। अब मान लो कोई आपसे कही दे कि भाई अच्छा अगर ये ऑटोसोमल रिसेसिव है तो इनके जीनोटाइप बताओ, तो जीनोटाइप कैसे बताने हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों जो पर्सन आपको डिजीज दिख रहे हैं ये तो 100% स्मॉल ए है, क्योंकि ऑटोसोमल रिसेसिव के केस में डिजीज होने के चांस एक ही है, स्मॉल ए। अगर बच्चों के पास दो स्मॉल ए है तो एक फादर से आया एक मदर से आया, ऐसे ही होगा। नाउ फादर और मदर के पास एक एक स्मॉल ए है, ये तो कंफर्म हो गया। उसके बाद दोनों को डिजीज नहीं है तो क्या रखना पड़ेगा? कैपिटल ए रखना पड़ेगा। फादर और मदर का जीनोटाइप बन गया कैपिटल ए स्मॉल ए। और देखो यहां जनरेशन स्किप हो गई, ये जनरेशन स्किप का केस भी है, इसलिए डोमिनेंट तो वैसे ही नहीं होता ये। फिर अब अगर ये वाला कैपिटल ए यहां आ जाए और यहां भी आ जाए तो ये दोनों बच्चे बच जाएंगे, चाहे ये वाला आए या ये वाला आए। मतलब मेरे कहने का मतलब दोनों पेरेंट के पास कैपिटल ए है तो किसी का भी एक कैपिटल ए इधर उधर आ जाए। अब इनके पास दूसरा चाहे कैपिटल ए आए चाहे स्मॉल ए आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक एक कैपिटल ए आ गया तो भी डिजीज नहीं होगी। तो ये हमारी पेडिग्री फुलफिल हो गई है और ये कंफर्म ऑटोसोमल रिसेसिव का केस है। चलो दूसरी पेडिग्री सॉल्व करते हैं। नाउ एक पेडिग्री दे रखी है आपको, ये मेल है, इसको डिजीज है, ये फीमेल है, इसको डिजीज है, ये ऐसे। देखो अपने पास में वही चार ऑप्शन है, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रिसेसिव। अब यहां से आपको कुछ बातें हैं वो ध्यान रखनी है, ध्यान से सुनिएगा मेरे वर्डिंग्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन चेक करते हैं इसको एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के लिए। अगर ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है तो ये जो बेटा है इस बेटे के पास में ये कंडीशन है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में, और यदि बेटे के पास में ये एक्स है तो ये एक्स तो इसकी मम्मी से आया है और मम्मी को डिजीज नहीं है, इसका मतलब ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट का केस नहीं है। एक ऑप्शन कट गया, ठीक है। अब बात करते हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव की।
अगर ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव का केस है तो ये जो बेटी है, इस बेटी के पास में दोनों एक्स हैं और दोनों एक्स पे स्मॉल डी है। बेटी के पास तो दोनों एक्स ऐसे होंगे। दोनों एक्स अगर ऐसे हैं तो एक एक्स तो मम्मी से आया ही आया, तो ये वाला एक एक्स यहां आ गया। फिर देखो अभी इस लड़की के भाई के पास में भी डिजीज है, इसका मतलब भाई के पास में भी स्मॉल डी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक्स है वो इसकी मम्मी से आया, हो सकता है यही वाला एक्स यहां पर भी आ गया हो। नाउ पापा के पास में डिजीज है तो बेटी का ये जो एक्स है ये पापा से आया होगा, तो ये डिजीज वाला हो गया मेल। फिर अगर मैं मम्मी के पास में एक नॉर्मल एक्स रख दूं, कैपिटल डी नॉर्मल एक्स, मम्मी का एक्स अगर मैं इस बेटी को दे दूं और पापा का एक्स इस बेटी को दे दूं, तो ये नॉर्मल हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस बार डिजीज एक्स लिंक रिसेसिव चेक कर रहे हैं तो कैपिटल डी नॉर्मल है। वाई तो आएगा इसके पास में पापा से, मम्मी से मान लो अगर कैपिटल डी वाला आ जाए तो ये तो आराम से फुलफिल हो रही है, सारा का सारा हमने चेक कर लिया ना। तो ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव का केस हो सकता है। अभी अपन और चेक करेंगे। ये तो हो गया अपने पास में एक्स लिंक्ड रिसेसिव का केस। अब बात करते हैं ऑटोजोमल डोमिनेंट के बारे में। देखो ऑटोजोमल डोमिनेंट है तो ये जो फीमेल नॉर्मल है वो ऐसी हो सकती है, क्योंकि डोमिनेंट के केस में बचने का एक ही तरीका होता है और वो तरीका है ये वाला। ये फीमेल है वो ऐसी होगी। फिर अगर मेल को डिजीज है तो मेल में कम से कम एक एक्स तो हो, एक एक्स होना पड़ेगा। अब अगर मैं ये मम्मी के पास दोनों स्मॉल ए है तो मम्मी के हर बच्चे के पास एक एक स्मॉल ए तो जाएगा ही जाएगा मम्मी का। दूसरा ए कहां से आएगा? पापा से। इस बच्ची को नॉर्मल बनाना है तो पापा का ये वाला ए रख देंगे, बच्ची हो गई नॉर्मल। सॉरी, अगर इस बच्ची को नॉर्मल बनाना है तो पापा के पास में एक स्मॉल ए रखेंगे और बच्ची के पास में पापा का भी स्मॉल ए रख देंगे, तो ये बच्ची हो गई नॉर्मल। इसको डिजीज बनाना है तो पापा का कैपिटल ए यहां रख देंगे, ये डिजीज हो जाएगा। इसको डिजीज बनाना है तो पापा का कैपिटल ए यहां रख देंगे, ये डिजीज हो जाएगा। इस बच्चे को नॉर्मल बनाना है तो पापा का स्मॉल ए यहां रख देंगे, ये नॉर्मल हो जाएगा। मतलब ये ऑटोजोमल डोमिनेंट भी फॉलो कर रही है। अब ऑटोजोमल रिसेसिव क्या ये फॉलो करती है, एक बार चेक कर लेते हैं। अगर ये ऑटोजोमल रिसेसिव का केस है तो सबसे पहले जो दो म्यूटेंट है उनके पास में तो स्मॉल ए कंडीशन है। अगर ऐसा है, देखो इसके पास में भी स्मॉल ए होना चाहिए, क्योंकि ऑटोजोमल रिसेसिव में डिजीज होने के चांस यही है। फिर अब क्योंकि बच्चों के पास दोनों स्मॉल ए है तो एक स्मॉल ए तो यहां से आ गया, दूसरा यहीं से आया होगा, मदर के पास में स्मॉल ए रखना पड़ेगा। मदर को नॉर्मल बनाना है तो मदर के पास कैपिटल ए रखना पड़ेगा। अगर मदर का ये कैपिटल ए यहां चला जाए और यही कैपिटल ए यहां चला जाए तो ये बच्चे नॉर्मल हो जाएंगे। फादर के दो ए में से एक ए यहां आ जाए तो ये भी, मतलब हमारी पेडिग्री ऑटोजोमल रिसेसिव का केस भी फॉलो कर रही है। नाउ एग्जाम के अंदर अगर ये पेडिग्री आएगी तो कॉम्बिनेशंस आएंगे, ऑटोजोमल डोमिनेंट एंड एक्स लिंक डोमिनेंट, ऑटोजोमल डोमिनेंट एंड एक्स लिंक रिसेसिव, एक्स लिंक रिसेसिव एंड ऑटोजोमल रिसेसिव, ऐसे कॉम्बिनेशन आएंगे। तो आपको ये कॉम्बिनेशन के हिसाब से सेलेक्ट करनी है। मान लो कि अगर हमारे पास कॉम्बिनेशन ना हो तो हम इस पेडिग्री को कैसे सॉल्व करें। यहां इस पेडिग्री में ये जो पेरेंटल जनरेशन है, ये पेरेंटल जनरेशन, इस पेरेंटल जनरेशन के पास ये जो डिजीज है, इसका मतलब जनरेशन स्किप नहीं हुई, देयर इज नो जनरेशन स्किप। जनरेशन स्किप का तो ये केस है नहीं। अगर ये जनरेशन स्किप का केस नहीं है तो भाई
हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, रिसेसिव को। क्यों? क्योंकि जो रिसेसिव डिजीज होती है उसमें जनरेशन स्किप नहीं होती, उसमें जनरेशन स्किप होती है, सॉरी, यहां जनरेशन स्किप नहीं हो रही, तो हम इसे डोमिनेंट ज्यादा मानेंगे। तो यहां पर हम ऑटोजोमल रिसेसिव भी निकाल सकते हैं, एक्स लिंक्ड रिसेसिव भी निकाल सकते हैं, और आंसर जाएगा सिर्फ और सिर्फ ऑटोजोमल डोमिनेंट। देखो ये पेडिग्री के अंदर जनरेशन स्किप नहीं हो रही, रिसेसिव में तो जनरेशन स्किप होती है लगभग, इसलिए इस आधार पे हम इसको मान सकते हैं कि ये ऑटोजोमल डोमिनेंट का केस है, जबकि ये पेडिग्री फॉलो कर रही है 3 पैटर्न को। लेकिन देखो होता क्या है, एग्जाम के अंदर जो पेडिग्री आती है उसमें 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 मेंबर्स दिए जा सकते हैं मैक्सिमम, हजारों मेंबर्स तो नहीं दिए जा सकते। तो हमें एग्जाम में छोटी साइज की पेडिग्री में ऐसा मिल सकता है कि एक से ज्यादा पैटर्न फॉलो हो रहे हो, लेकिन एग्जाम में हमें स्मार्टली काम करना है। अगर जनरेशन स्किप हो रही है तो उसे रिसेसिव मानना है ज्यादा, जनरेशन स्किप नहीं हो रही है तो उसे डोमिनेंट मानना है। अगर कॉम्बिनेशंस में आए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जितने पैटर्न फॉलो हो रहे हैं उतने पैटर्न बताओ कॉम्बिनेशन के अंदर। नाउ एक और पेडिग्री समझो, डिजीज नॉर्मल, डिजीज, इसकी शादी आउटसाइडर से, 4 बच्चे, डिजीज नॉर्मल, ये बेटी नॉर्मल, ये सॉरी बेटी को डिजीज, बेटा नॉर्मल, ये है, ये फीमेल है, ठीक है, फीमेल है। नाउ ऑटोजोमल रिसेसिव, ऑटोजोमल डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। सबसे पहले जो सबसे सिंपल लगती है मेरे को वो यही है कि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के बारे में चेक करते हैं। अगर मैं एक्स लिंक्ड डोमिनेंट का चेक करूं तो यहां हमारे पास में पहले तो देखो जनरेशन स्किप नहीं हो रही, ये जनरेशन पेरेंट, ये प्रोजेनी, ये पेरेंट, ये प्रोजेनी, या तो ये 2 जनरेशन देखो या ये 2 जनरेशन देखो। पेरेंट को डिजीज है, नो जनरेशन स्किप, इन दोनों को देखोगे तो पेरेंट को डिजीज है, नो जनरेशन स्किप। तो हमारे पास में ये क्या हो गया एक बार के लिए कि भाई जनरेशन स्किप जो है वो तो नहीं हो रही है। तो अगर हमको वैसे ही निकालना पड़े तो रिसेसिव वालों को तो कैंसिल कर सकते हैं। फिर भी एक बार देख लेते हैं, अगर मैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव चेक कर लूं एक बार, तो ये जो फीमेल है इसके पास में दोनों एक्स पे डिजीज्ड एलील होगा, एक्स लिंक्ड रिसेसिव। अब अगर इसके पास दोनों एक्स ऐसे हैं तो एक एक्स इसके फादर से आएगा और फादर को डिजीज है नहीं, तो मैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव को तो क्रॉस कर देता हूं, ये तो नहीं है। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट की बात करूं, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के अंदर ये रहा मेल, इसके पास में एक डोमिनेंट है, तो ये यहां से आ सकता है। उसके बाद में अगर दूसरा एक्स नॉर्मल हो, और ये तो मेल बिल्कुल नॉर्मल होगा, ये एक्स और ये एक्स यहां पे लिख दूं तो ये नॉर्मल भी हो सकती है, ये एक्स और ये वाई यहां पे लिख दूं तो ये नॉर्मल हो सकता है, ये एक्स और ये एक्स यहां लिख दूं तो ये डिजीज भी हो सकती है। इसका मतलब एक्स लिंक डोमिनेंट यहां तक तो फॉलो हो रही है। फिर इस फीमेल का ये जो एक्स है ये इसकी मदर से मान लो आया हो और फादर तो एकदम नॉर्मल होगा, दूसरा एक्स मदर के पास कुछ भी हो, अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ये डिजीज एक्स लिंक डोमिनेंट तो फॉलो कर रही है। नाउ आप ऑटोजोमल डोमिनेंट फॉलो करा के देखो, हो जाएगा। ऑटोजोमल डोमिनेंट अगर आप फॉलो कराओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके पास एक कैपिटल ए रखना पड़ेगा, इसके पास दोनों स्मॉल है। फिर ये कैपिटल ए अगर यहां आ जाए और इसमें से एक स्मॉल ए यहां आ जाए तो काम बन जाएगा। इसके पास दोनों स्मॉल ए होंगे, इसका एक एक स्मॉल ए सबके पास जाएगा। अगर ये ए यहां आ जाए डिजीज, ये ए यहां आ जाए नॉर्मल, ये कैपिटल ए आ जाए डिजीज, स्मॉल ए आ जाए नॉर्मल, ऑटोजोमल डोमिनेंट को फॉलो कर रही है पेडिग्री। फिर ऑटोजोमल रिसेसिव को भी फॉलो कर लेगी, चाहे करा के देख लो। बट यहां पर अब क्या करना है अपने को कि ये पेडिग्री में जनरेशन स्किप तो हो नहीं रही है, इसलिए हमें क्या मानना है, ऑटोजोमल डोमिनेंट या एक्स लिंक्ड डोमिनेंट हमें मानना है, ऑटोजोमल डोमिनेंट या एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। फिर
अगर मैं ये कहूं कि ऑटोजोमल डोमिनेंट या एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में से एक सेलेक्ट करो, तो आप किसे सेलेक्ट करोगे? सी, इस पेडिग्री के अंदर 1 2 3 4, इस पेडिग्री में 4 इंसानों को बीमारी है, लेकिन ध्यान से देखो 4 में से 3 तो है फीमेल और 1 है मेल। इसका मतलब यह हुआ कि यह बीमारी फीमेल्स को ज्यादा होती है। तो भाई ऑटोजोमल होती तो मेल फीमेल दोनों को इक्वली होती। तो हम क्या करेंगे इस केस में, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट को ज्यादा महत्व देंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। आई बात समझ में? मैं ये नहीं कह रहा कि ये पेडिग्री ऑटोजोमल डोमिनेंट पैटर्न फॉलो नहीं कर रही, ये कर रही है। लेकिन अगर मान लो 2 में से एक सेलेक्ट करना पड़ जाए अपने को एग्जाम में, तो क्या करें? ऐसे केस में हम एक्स लिंक्ड डोमिनेंट को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि यहां 3 फीमेल को डिजीज है, मेल एक ही डिजीज है, तो यहां पर ज्यादा बीमारी फीमेल्स में आ रही है। और बाकी तो देखो ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि क्या ऑप्शन बनाकर एग्जाम के अंदर दिए गए हैं। चलो एक और डिजीज, एक और पेडिग्री है, जरा देखना वो पैटर्न। ये है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करो तो आपके लिए फायदा है। एक ऑप्शन है यहां पर ऑटोजोमल रिसेसिव, एक ऑप्शन है यहां पर ऑटोजोमल डोमिनेंट, एक ऑप्शन है यहां पर एक्स लिंक्ड रिसेसिव, एक ऑप्शन है यहां पर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहले तो हम पेडिग्री को देखते हैं। अगर मैं ये कहूं कि ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, तो ये देखो, ये तो रहा मेल जिसके पास ऐसा एक्स होगा और इसका एक्स मदर से आता है, मदर को डिजीज नहीं है, तो ये ऑटोजोमल डोमिनेंट का केस तो नहीं है, सॉरी एक्स लिंक्ड डोमिनेंट का केस तो नहीं है। अगर मैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव का केस मानूं, तो इस फीमेल के पास दोनों एक्स ऐसे हैं और इसका एक एक्स तो इसके फादर से आया होगा और फादर को डिजीज नहीं है, फादर नॉर्मल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्स लिंक्ड इसका भी नहीं है। नाउ अगर मैं इसको ऑटोजोमल डोमिनेंट का केस मानूं, तो इसके पास एक कैपिटल ए तो है, इसके पास भी एक कैपिटल ए तो है, बट देखो फादर और मदर दोनों के पास में ही डिजीज नहीं है। ये ए या तो यहां से आया होता या ये यहां से आया होता तो हम मानते, तो ये ऑटोजोमल डोमिनेंट का केस भी नहीं है। ये केस किसका है? ऑटोजोमल रिसेसिव का। देखो ध्यान से, स्मॉल ए, इसको मैं कैपिटल ए कर दूं, दूसरा ए कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये कैपिटल ए फादर का आ जाए इसमें और इसके पास स्मॉल ए मदर से आ जाए, इसको मैं कैपिटल ए स्मॉल ए कर दूं, तो ये दोनों हो तो जाएंगे नॉर्मल ऑटोजोमल रिसेसिव के केस में। अब ये ए यहां चला जाए, यहां चला जाए, यहां चला जाए, तो ये तीनों के तीनों नॉर्मल हो जाएंगे। और ये दोनों स्मॉल ए यहां भी आ जाए, यहां भी आ जाए, तो ये दोनों डिजीज हो जाएंगे। इसका मतलब ये ऑटोजोमल रिसेसिव को फुलफिल कर रही है। आ रही है बात समझ में? अब ध्यान से सुनना मेरी बात। आपके सामने ये जो पेडिग्री बना के दे रखी है, ये पेडिग्री ग्रिफिथ की स्टडी की हुई एक यूनिक पेडिग्री है। ये जो पेडिग्री है, इस पेडिग्री के अंदर फैमिली को बीमारी थी फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया की। हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, इस फैमिली में ये हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया की बीमारी थी, जो कि एक ऑटोजोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर का केस होता है। तो ये तो ऑटोजोमल डोमिनेंट बीमारी है। ऑटोजोमल डोमिनेंट बीमारी है तो ये जनरेशन स्किप का केस हो गया। देखो ये है जनरेशन पेरेंट की, ये इनके बच्चों की,
मतलब दादाजी और पापा वाली जनरेशन को कंपेयर करना है, पापा वाली और हमारी जनरेशन को कंपेयर करना है। इन दो जनरेशन की बात करो तो पेरेंट को बीमारी है, जनरेशन स्किप नहीं हो रही। लेकिन इन दोनों की बात करो तो यहां पर पेरेंट वाली जनरेशन में डिजीज नहीं है, तो यहां जनरेशन स्किप हो रही है। अब ग्रिफिथ ने जब बीमारी पढ़ी तो बीमारी थी फैमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया, जो कि डोमिनेंट है। तो ग्रिफिथ ने क्या कहा, ये जो फीमेल है, इस फीमेल के पास एक कैपिटल ए है, इस फीमेल का कैपिटल ए यहां पे गया, लेकिन ये फिनोटिपिकली नॉर्मल है, इसको बीमारी दिख नहीं रही है, जबकि इसके पास में कैपिटल ए है। हमने एक टर्म पढ़ा था, उसका नाम है इनकम्प्लीट पेनेट्रेंस। इनकम्प्लीट पेनेट्रेंस में हमने क्या पढ़ा था कि अगर किसी इंसान को बीमारी है लेकिन वो अपनी हेल्थ का ध्यान रखता है तो उसके पास में बीमारी होते हुए भी वो नॉर्मल होगा। यही बात कही थी अपन ने। तो ये जो इंसान है, इसके पास में कैपिटल ए है, लेकिन इसने अपनी सेहत का ध्यान रखा तो इसको कोलेस्ट्रोलेमिया डिजीज दिखी नहीं इसमें। फिर अब यहां से हमको ये कैपिटल ए आगे भेजना है इनमें, और इनमें डिजीज हो जाती है। बाकी तो देखो आप अरेंज कर लेना, स्मॉल ए जहां लगाना हो। तो यहां से ग्रिफिथ ने एक नया टर्म बनाया। इन्होंने कहा कि ये बीमारी ऑटोजोमल डोमिनेंट तो है, ऑटोजोमल डोमिनेंट, लेकिन विथ इनकम्प्लीट पेनेट्रेंस। अब मेरी बात को ध्यान से सुन लेना, एग्जाम में सवाल सही करना हो तो क्या करना है याद, ऐसी कोई पेडिग्री जो सीधे सीधे ऑटोजोमल डोमिनेंट फॉलो ना करती हो। ये सीधे सीधे ऑटोजोमल डोमिनेंट फॉलो नहीं कर रही, ये ऑटोजोमल रिसेसिव फॉलो कर रही है। लेकिन एग्जाम के अंदर ऑप्शन में यदि ऐसा हो, ऑटोजोमल डोमिनेंट विथ इनकम्प्लीट पेनेट्रेंस, तो आपको इसको भी प्रेफरेंस देनी है। समझ में आया? तो ऐसी पेडिग्री ऑटोजोमल रिसेसिव तो फॉलो कर ही रही है, लेकिन इसको हम ऑटोजोमल डोमिनेंट विथ इनकम्प्लीट पेनेट्रेंस का भी केस मान लेंगे तो ये वो भी फॉलो कर रही है। तो ये क्या हो गया हमारे पास में, एक ऐसी पेडिग्री जो ऑटोजोमल रिसेसिव भी है, ऑटोजोमल डोमिनेंट विथ इनकम्प्लीट पेनेट्रेंस बोले तो वो भी है। तो एग्जाम में जो पेडिग्री ऑटोजोमल रिसेसिव फॉलो करती है, हो सकता है वो ऑटोजोमल डोमिनेंट विथ इनकम्प्लीट पेनेट्रेंस है, वो भी फॉलो करे। चलो अब मैं आपको सिखाता हूं पेडिग्री के अंदर प्रोबेबिलिटी कैसे लेते हैं उसके बारे में। आपको देखो एक पेडिग्री दे रखी है, कैपिटल ए स्मॉल ए, ये कैपिटल ए स्मॉल ए, इनसे दो बच्चे हैं, ये है डिजीज्ड स्मॉल ए, ये है नॉर्मल कैपिटल ए स्मॉल ए। फिर उसके बाद में चलो पहले अपन ये इनके जीनोटाइप नहीं लिखते हैं। ये ऑटोजोमल रिसेसिव का केस है, और इस ऑटोजोमल रिसेसिव के केस में हमको कुछ प्रोबेबिलिटीज निकालनी है। कैसे हम इस्तेमाल करेंगे देखते हैं। अब आपसे पूछा क्या है, देखो आपको इंफॉर्मेशन दे दी गई है और आपको ये पेडिग्री सामने रख दी गई है। इस पेडिग्री के अंदर आपको कहा है कि ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज है। आपको क्या कहा है? ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज है। ये जनरेशन 1, ये जनरेशन 2 और ये क्वेश्चन मार्क वाली जनरेशन 3। यहां बच्चा पैदा हुआ नहीं है, होगा। आपसे पूछा गया है कि जो क्वेश्चन मार्क है वहां पर डिजीज की प्रोबेबिलिटी क्या है। यहां डिजीज प्रोबेबिलिटी क्या है, यह आपसे पूछा है। अब
इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ बातें माननी पड़ेगी। सबसे पहले, जब आपके पास में ये पेडिग्री आए तो आप इन सबका जीनोटाइप बनाओ, जीनोटाइप फिल करो, क्योंकि आपको कहा है कि ये पेडिग्री किसकी है, ऑटोसोमल रिसेसिव की है। तो ये स्मॉल ए पक्का, ये स्मॉल ए है, ये पक्का स्मॉल ए है। नाउ इसके पास में अगर एक स्मॉल ए है तो दो स्मॉल ए है तो एक एक आया होगा फादर मदर से, दो है तो एक फादर से आया होगा, एक मदर से आया होगा। फादर मदर दोनों नॉर्मल हैं तो इनके पास एक एक कैपिटल ए होगा। नाउ इसके पास दोनों स्मॉल हैं तो एक एक स्मॉल ए आया होगा, फिर ये दोनों नॉर्मल हैं तो ये ऐसे रहा होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हम प्रोबेबिलिटी तब लेते हैं जब हमको पता ना हो कि रिजल्ट क्या आएगा। जब हमको पता हो कि रिजल्ट क्या है तो हम उसकी प्रोबेबिलिटी 1 लेते हैं। 1 का मतलब कंफर्म, 100%। सी, ये जो यहां पर पर्सन डिजीज्ड है और हमको कहा डिजीज ऑटोसोमल रिसेसिव है, आपके पास में मैक्सिमम 4 जीनोटाइप बन सकते हैं। तो कोई इंसान अगर डिजीज्ड है ऑटोसोमल रिसेसिव तो आप उसके लिए 100% श्योर होना कि उसका जीनोटाइप यही आएगा, 100% श्योर होना आप कि यही जीनोटाइप आएगा उसका। तो जब आप 100% श्योर हो तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो 1 हो गई। फिर अगर इसकी प्रोबेबिलिटी आपको इसका जीनोटाइप पता चल गया तो आप 100% आप ये जीनोटाइप बना सकते हो ना, तो मतलब इनकी प्रोबेबिलिटी भी 1 हो गई, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो गई और इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1 हो गई। वही बात मैं यहां वापस से बताता हूं। हमने देखा इस फैमिली को तो पता चला कि ये बीमार है, और बीमार है तो हम कहते हैं 100% ये स्मॉल ए है। अगर ये स्मॉल ए है तो 100% एक स्मॉल ए मदर से आया, एक स्मॉल ए फादर से आया। फिर फादर मदर दोनों नॉर्मल दिख रहे हैं तो 100% इनके पास दूसरा कैपिटल ए है। तो हमने क्या कर दिया, यहां पर 100% श्योर हो गए कि जीनोटाइप क्या है। तो इनकी सबकी प्रोबेबिलिटी तो 1 1 1 हो गई। भाई जब हम कंफर्म है कि यहां पर ये सारे के सारे कैपिटल ए स्मॉल ए है तो प्रोबेबिलिटी 1। अब हमको यहां पर डिजीज चाहिए। यहां पर डिजीज तब आएगी जब यहां 2 स्मॉल ए होंगे। यहां पे 2 स्मॉल ए होने का मतलब एक स्मॉल ए यहां से आना चाहिए, एक स्मॉल ए यहां से आना चाहिए। ठीक है, फिर ये नॉर्मल दिख रहा है तो इसके पास इन दोनों में से एक कैपिटल ए है, और ये भी नॉर्मल दिख रही है तो इसके पास में भी एक कैपिटल ए है। आई बात समझ में? अब देखो ध्यान से, कैपिटल ए स्मॉल ए मैंने यहां लिख लिया, कैपिटल ए स्मॉल ए यहां पे लिख लिया, ये दोनों को यहां पे लिख लिया। ठीक है, अगर मैं इन दोनों का क्रॉस कराऊं तो मुझे मैक्सिमम कैपिटल ए स्मॉल ए मिलेगा। ये मिलेगा यहां पर इस क्रॉस से। नाउ इन दोनों के क्रॉस से जो बीमार होगा वो तो आराम से दिखेगा। तो हमारे पास ये आ गया स्मॉल ए। ये तो कंफर्म है कि यही वाला है, लेकिन ये इंसान आपको नॉर्मल दिख रहा है। ये देखो, ये नॉर्मल दिख रहा है, तो ये नॉर्मल है और इनके क्रॉस से 3 नॉर्मल दिखने वाले इंसान होते हैं। ये तीनों के तीनों नॉर्मल दिख रहे हैं यहां पे। समझ में आया? डिजीज कब आएगी? जब ये कैपिटल ए स्मॉल ए होगा, ताकि इसका स्मॉल ए नीचे जा सके। तो भाई इन 3 में से मेरे पास 2 के पास में स्मॉल ए है। अगर यहां कल को कैपिटल ए वाला ये बच्चा पैदा हो गया तो कैपिटल ए, तब तो आगे डिजीज ही नहीं जाएगी।
तो मुझे यहां पे क्या चाहिए डिजीज लाने के लिए, कैपिटल ए के साथ स्मॉल ए चाहिए। तो देखो इन दोनों के क्रॉस से 4 बच्चे पैदा होते हैं, इनमें से इसको तो निकाल दो क्योंकि ये तो कंफर्म स्मॉल ए है। ये बच्चा नॉर्मल दिख रहा है तो ये भी नॉर्मल दिख रहा है, ये भी नॉर्मल दिख रहा है, ये भी नॉर्मल दिख रहा है, तो 3 टोटल नॉर्मल दिख रहे हैं। लेकिन मुझे यहां स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए चाहिए, तो 3 में से 2 ही यहां पर कैपिटल ए स्मॉल ए है। इसके हेट्रोजाइगोट होने की प्रोबेबिलिटी 2/3 लेंगे, 2/4 मत ले लेना, मेंडल वाला नहीं चल रहा है ये यहां पे। मेरी बात समझ में आई यहां पे? तो इस हेट्रोजाइगोट की प्रोबेबिलिटी 2/3 होगी। वापस समझो इसके केस में, यहां पर हमारे पास में कैपिटल ए स्मॉल ए का क्रॉस कैपिटल ए स्मॉल ए से है, कैपिटल ए स्मॉल ए का क्रॉस कैपिटल ए स्मॉल ए से कराया, तो 4 पॉसिबिलिटी ये है। अब इसमें से इसको तो निकाल दो क्योंकि ये तो ये रहा कंफर्म, ये नॉर्मल दिख रही है, ये भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल, लेकिन मुझे यहां पे चाहिए कैपिटल ए स्मॉल ए। तो भाई मुझे 3 नॉर्मल दिखने वालों में से, ये है 3 नॉर्मल में से मुझे यहां कैरियर चाहिए। तो नॉर्मल में से कैरियर होने की यहां प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2/3। समझ में आया? यहां क्वेश्चन मार्क है, यानी यहां अभी बच्चा पैदा हुआ नहीं है, बच्चा पैदा होगा। तो भाई बच्चा अगर इस कैपिटल ए स्मॉल ए का क्रॉस इस कैपिटल ए स्मॉल ए से हो, जैसे यही वाला क्रॉस हो, यहां बच्चा हुआ नहीं है, हो सकता है यहां ये बच्चा 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 हो। हमको इन दोनों के क्रॉस से ये बच्चा चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/4। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कहां आएगी? 1/4 आएगी। अब क्या करना है? फाइनल। यहां स्मॉल ए तब आएगा जब ये दोनों ऐसे होंगे, इन दोनों के ऐसे होने की प्रोबेबिलिटी ये है, तो स्मॉल ए की प्रोबेबिलिटी ये है। तो हमको क्या चाहिए? इसकी प्रोबेबिलिटी एंड इसकी प्रोबेबिलिटी एंड इसकी प्रोबेबिलिटी, तीनों की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करो तो फाइनल आंसर 1/9 आएगा। ये रहा आपका पेडिग्री के अंदर कैसे प्रोबेबिलिटी लेते हैं। अब मेरी बात को एक और एग्जाम्पल के साथ समझो। एक सिंपल एग्जाम्पल बताता हूं। मेरे पास एक टॉल प्लांट है, इसका क्रॉस मैंने टॉल प्लांट से कराया, ठीक है। टॉल के क्रॉस से मुझे मिला पहला टॉल, दूसरा मिला टॉल, तीसरा मिला टॉल, चौथा मिला ड्वार्फ, ये मिले। अब मैं आपसे एक बात कहता हूं, इनका जीनोटाइप ये है, पता लग गया मुझे। अब मैं आपको एक बात कहता हूं कि मेरे पास 4 प्रोजेनी है, 4 प्रोजेनी में से मुझे जो है वो 3 प्रोजेनी टॉल दिख रहे हैं, टोटल 3 टॉल हैं। तो 3 टॉल दिखने वालों में से हेट्रोजाइगोट कितने हैं? 2। मैं यहां पर यह नहीं कहूंगा 4 में से हेट्रोजाइगोट कितने हैं, क्योंकि आपको इसे सैंपल में लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह तो कंफर्म हो गया। तो टॉल दिखने वालों में से 2 जो हेट्रोजाइगोट है उसकी प्रोबेबिलिटी 2/3 लेनी है। तो यहां प्रोबेबिलिटी 2/3 कैसे आई, समझ में आ गया आपको? एक और पेडिग्री सॉल्व करते हैं। ये पेडिग्री भी ऑटोजोमल रिसेसिव का केस है। मोस्ट ऑफ टाइम देखो यहां ऑटोजोमल रिसेसिव का केस है, उसी की पेडिग्री में प्रोबेबिलिटी पूछेंगे, क्योंकि उसी प्रोबेबिलिटी में आपसे थोड़ा सवाल बन सकता है। ये मेल, इसको डिजीज, इसकी पार्टनर नॉर्मल, फिर इसका बेटा है उसको डिजीज, ये नॉर्मल, उसके बाद एक और फैमिली है कहीं पे, ये नॉर्मल, इसको डिजीज और इसको डिजीज और ये नॉर्मल, फिर इन दोनों की शादी हो। तो बताओ यहाँ पर डिजीज आने के चांस क्या है? और आपको कहा है कि ये डिजीज क्या है? ऑटोजोमल रिसेसिव है। नहीं भी कहा हो तो भी देखो समझ में आ रहा है। अगर इसको आप एक्स लिंक डोमिनेंट मानोगे
तो ये बेटा को बीमारी है, बेटे का एक्स मदर से आता है तो इसको बीमारी नहीं है, एक्स लिंक डोमिनेंट नहीं है। अगर आप इसको एक्स लिंक्ड रिसेसिव मानोगे तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव के अंदर ये दोनों एक्स एक्स आ जाएंगे, इसके पास एक एक्स आ गया, इसके पास में एक एक्स आ गया। नॉर्मल एक्स लिंक्ड रिसेसिव भी फॉलो करती है, बट आपको एग्जाम में कहा गया है कि ऑटोजोमल रिसेसिव है। तो अगर ये ऑटोजोमल रिसेसिव है तो मुझे आंख बंद करके समझ में आ रहा है कि ये है और ये है। क्लियर? अगर ये ऑटोजोमल रिसेसिव है तो मुझे ये पता है कि इन दोनों में से एक ए यहां आएगा, एक ए यहां आएगा। अगर इन दोनों के पास एक एक स्मॉल ए है तो मुझे यहां पर कैपिटल ए स्मॉल ए रखना पड़ेगा, तो मैं इसका स्मॉल ए यहां लिख सकता हूं और ये कैपिटल ए यहां लिख सकता हूं। ठीक है? उसके बाद यदि ये दोनों स्मॉल ए है तो एक स्मॉल ए यहां, एक स्मॉल ए यहां। इसके पास में एक कैपिटल ए है वो मैं यहां लिख दूंगा तो ये बच जाएगा बीमारी से, एक स्मॉल ए है वो यहां लिख दूंगा तो ये बीमार हो जाएगा। तो यहां अब इस बार क्रॉस क्या है देखो, कैपिटल ए स्मॉल ए का क्रॉस स्मॉल ए से, ये कैपिटल ए स्मॉल ए क्रॉस्ड विथ स्मॉल ए। नाउ इन दोनों के क्रॉस से मुझे यहां से तो एक ही गैमेट मिल रहा है, यहां से दो। क्या क्या बच्चे पैदा होंगे? कैपिटल ए और स्मॉल ए। ये देखो, ये भाई साहब नॉर्मल दिख रहे हैं और ये भाई साहब डिजीज्ड दिख रहे हैं। अब मेरी बात समझना, इस क्रॉस से दो ही टाइप के बच्चे पैदा होंगे। जो डिजीज दिखेगा वो 100% स्मॉल ए है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो 1 आ गई, और इसकी प्रोबेबिलिटी तो काउंट भी नहीं करनी है अपने को। और इसमें जो नॉर्मल दिख रहा है वो 100% कैरियर ही तो है। ये नॉर्मल है और ये कैरियर है। पीछे जो क्रॉस कराया था हमने, ये वाला क्रॉस, इसके अंदर एक इंसान ऐसा भी था जो नॉर्मल था बट नॉट कैरियर। ये नॉर्मल था लेकिन कैरियर नहीं था। तो यहां पर हमने क्या किया कि भाई यहां पर हमने 3 में से 2 को कैरियर देखा था। यहां तो देखो इस क्रॉस के वजह से एक ही बनता है नॉर्मल, और वो भी 100% कैरियर है, कोई चांस ही नहीं है दूसरा कुछ होने की। तो यहां कैपिटल ए स्मॉल ए आए, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1। आई बात समझ में? वैसे ही यही क्रॉस को अगर आप यहां समझो तो इस इंसान के पास स्मॉल ए आए, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो गई, क्योंकि देखो इस क्रॉस से 2 ही तो टाइप के प्रोजेनी बनेंगे। जो डिजीज दिख रहा है वो 100% स्मॉल ए है, तो 100% मतलब 1। अब यहां बच्चा पैदा हुआ नहीं है, हो सकता है यहां कैपिटल ए स्मॉल ए हो तो डिजीज नहीं आएगी, हो सकता है यहां स्मॉल ए हो तो डिजीज आएगी। इसका मतलब अभी अपने को यहां स्मॉल ए चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी हाफ। तो फाइनल प्रोबेबिलिटी, पहले पेरेंट की प्रोबेबिलिटी, दूसरे पेरेंट की प्रोबेबिलिटी और बच्चे की प्रोबेबिलिटी 1/2 आंसर। ये थोड़ा सा जो है वो बन रहा है डिफिकल्ट, बट प्रैक्टिस करोगे तो डिफिकल्ट 1% भी नहीं है। और दूसरा, अपना दिमाग नहीं लगाओगे तो डिफिकल्ट नहीं है। आपने सोचा कि आपके अकॉर्डिंग ये हो सकता है, वो हो सकता है, तो याद रखना आप CSIR की प्रिपरेशन करने वाले, गेट की प्रिपरेशन करने वाले, सेट की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट ही हो, डॉक्टर नहीं हो। तो ज्यादा मत सोचना। एक फैमिली, इसके पास ऐसी कंडीशन, इसकी शादी आउटसाइडर से और इससे हुआ एक बच्चा। ये फिर एक और फैमिली, ये आउटसाइडर और ये। अब बताओ इन दोनों से
यहां पर बीमारी होने के चांस क्या है, ऑटोजोमल रिसेसिव है ये बोला हुआ है। तो यहां पर हमको अगर बीमारी डिजीज चाहिए तो हमें देखो एक तो यहां पर स्मॉल ए आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है वो पता करनी है। यहां अगर स्मॉल ए है तो एक स्मॉल ए यहां होना चाहिए, एक स्मॉल ए यहां होना चाहिए, और फिर यहां पर आपके पास में दूसरा कैपिटल ए दिख रहा है क्योंकि ये नॉर्मल है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। उसके बाद यहां पर कैपिटल ए स्मॉल ए ही आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है वो डिपेंड करेगा इन दोनों के पास में कैपिटल ए स्मॉल ए क्या हो। ये स्मॉल ए है तो ये स्मॉल ए और एक एक कैपिटल ए होगा इनके पास। ये स्मॉल ए है तो इनके पास में कैपिटल ए स्मॉल ए होगा। नाउ इन दोनों से ये दिख तो रहा है नॉर्मल, लेकिन हमको चाहिए यहां पर ये हेट्रोजाइगोट, ताकि ये स्मॉल ए आगे जाए और ये स्मॉल ए आगे जाए। वैसे ही इन दोनों के क्रॉस से हमको यहां चाहिए हेट्रोजाइगोट कैरियर, ताकि ये स्मॉल ए आगे जाए और ये स्मॉल ए यहां आगे आए। अब क्योंकि ये दोनों देखो लोग ये दोनों के दोनों यहां पर आउटसाइडर है, जो यहां पर आउटसाइडर होता है, जो यहां पर आउटसाइडर होता है उसको हमें नॉर्मल मानना है। कैपिटल ए। देखो ऐसा हमको क्यों करना है, ऐसा हमको इसलिए करना है कि भाई जो इंसान आउटसाइडर है, आपको जिसके मम्मी पापा भाई बहन का पता ही नहीं है, तो जबरदस्ती उसमें स्मॉल ए क्यों रखना, किसी को बिना बात के बीमारी क्यों देनी है। हमें जो आउटसाइडर है उसको नॉर्मल मानना है। ध्यान से समझिए अभी। अब अगर कैपिटल ए स्मॉल ए का क्रॉस कैपिटल ए स्मॉल ए से हो तो मुझे यहां से मिलेंगे 4 लोग, कैपिटल ए स्मॉल ए। जब मैं इन चारों लोगों को देखूंगा तो मुझे इसका तो कंफर्म हो जाएगा कि ये तो बीमार है, यानी ये तो ये है, तो ये तो देखते ही पता चल गया। अब मुझे इन तीनों में से ये पता नहीं चल रहा कि यहां पर कैरियर कितने हैं, और मुझे यहां पे कैरियर चाहिए। तो इन 3 नॉर्मल दिखने वालों में से एक तो ये कैरियर है, एक ये कैरियर है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 2/3। वैसे ही इसकी प्रोबेबिलिटी भी 2/3, सेम टू सेम। नाउ इसके पास में एक तो कैपिटल ए है, एक स्मॉल ए है। मैं चाहता हूं कि 2 में से इसका स्मॉल ए आगे आए। अगर इसका स्मॉल ए आगे आएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी हाफ हो जाएगी। इस पेरेंट के पास 2 एलील है, मैं चाहता हूं कि 2 में से स्मॉल ए आगे आए, तो 2 में से 1 आने की प्रोबेबिलिटी हाफ। इसके पास में 2 एलील है, मैं चाहता हूं कि 2 में से स्मॉल ए आए, उसकी प्रोबेबिलिटी हाफ। अब इन दोनों से यहां पर स्मॉल ए आने की प्रोबेबिलिटी 4, 1/4। तो अब देखो ये प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको। रेस्ट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर प्रैक्टिस। 1/36, ठीक है, ये आपको करना है। तो ये हो गया हमारे पास में पेडिग्री को लेकर के कुछ बातें। नाउ आप और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, कहीं डाउट आए तो फोटो वोटो भेजो मेरे को, और मैं एक और आपके लिए पेडिग्री का सेशन लेके आऊँगा जिसमें मैं डाउट्स वगैरह बताऊँगा आपको, और कुछ और जो CSIR के पुराने सवाल हैं उनको सॉल्व करूँगा। तो तब तक आप इतनी प्रैक्टिस करो, कुछ चीज़ नहीं समझ में आए वीडियो दोबारा देख लेना, और बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।